बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। एक मुश्किल तरीन रात के बाद सुबह की रोशनी खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो रही थी, जबकि मासूमा निढाल सी बेड पर लेटी हुई थी। सियाह लंबे रेशमी बाल चुटिया से निकले बेतरतीब से पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो रात से अपनी बिगड़ी हालत समझने से कासिर थी। अब तो इसमें 2 कदम चलकर वॉशरूम तक जाने की सक्कत न रही थी। कई मरतबा दिल में ख्याल आया कि बादल को कॉल करके बुला ले, मगर फिर अना बीच में आ जाती। इसे बादल पर अब भी शदीद गुस्सा आ रहा था कि वो आज रात भी जाने कहाँ चला गया था। इतनी तलख कलामी के बाद अगर वो अपनी जगह ठीक था तो कम अज़ कम आज तो कहीं ना चाहता, बल्कि इसके साथ रहता। मगर बादल ने तो कॉल या मैसेज तक ना किया। मसला तो यही था ना कि मुझे बताए बगैर कई दिन गायब रहता था। इसलिए तो मासूमा अब इससे मज़ीद बरम हो रही थी। एक तबीयत का बोझलपन था कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिलाशबा वो बादल की आंखों की सच्चाई पर यकीन हर सूरत करती थी, मगर इसे बादल की ज़ुबान से हकीकत सुननी थी। वो जानती थी कि गुज़िश्ता सब वो बादल से बेहद तलख अंदाज में बात कर चुकी है, जिस पर इसे पशेमानी भी थी। मगर वो इस वक्त फ़कत बादल की ज़ुबान से हकीकत सुनना चाहती थी, जो बताने से गुरेज बरत रहा था। इसे अपने और बादल के रिश्ते पर मान था, और बिलाशबा ये मान बादल शराजी का ही बख्शा हुआ था, जो मर्द होने के बावजूद हमेशा झुकता था। मगर मासूमा का इरादा कभी भी इसे अपने सामने झुकाने का ना था। करतूत तो यही है, इरादा नहीं है तो करतूत तो यही है। लेकिन हालात इन दोनों को इस मोड़ पर ले आते थे। बहरहाल इसे बादल के साथ रहते हुए इतना तो अंदाज़ा हो गया था, बादल शराजी कभी किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकता था, क्योंकि जो शख्स अपनी बीवी को इस कदर इज़्ज़त और एहतराम देता वो शख्स कैसे किसी के बाप भाई को कत्ल कर सकता है। लेकिन बादल जैसे सही मायनों में मर्द कहलाने के लायक होते हैं, और बिलाशबा मासूमा अपनी खुश नसीबी पर खुदा के शुक्रगुजार रहती थी। मगर फिल वक्त इसे बादल के मुँह से हकीकत सुननी थी। अभी वो बेड पर निढाल सी लेटी दीवार को देखती अपनी सोचों में गुम थी, जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मासूमा ने हिम्मत करके बेड पर पड़ा दुपट्टा अपने शान और सर पर ओढ़ कर उठी और दीवार का सहारा लेकर दरवाज़ा खोला। तो सामने नौशीन साहबा को देखकर भी उन्हें रास्ता देती पूरा दरवाज़ा खोलकर दरवाजे को थामे बमुश्किल खड़ी थी, जबकि नौशीन साहबा मासूमा की हालत देखकर एकदम परेशान होगी। मासूमा का शादाब और शफाफ सा चेहरा जर्द था। आंखों की सुर्खी और बोझलपन ज़्यादा रोने और सारी रात जागने का अंदेशा दे रही थी। नौशीन साहबा ने लपक कर इसे अपने सीने से लगा। अब आखिर को अपनी औलाद की तरह इन्होंने मासूमा को पाला था। इसकी हालत इनके दिल में बहुत देरी से तीर पेवस्त कर रही थी। मासूमा, मेरी जान, मेरी बच्ची, ये क्या हालत बना ली अपनी? क्या बात है बेटा, मेरी बच्ची इतनी कम हिम्मत तो नहीं थी कभी भी जो किसी बात को इस कदर अपने पर सवार कर ले। फिर इस हालत की वजह? और बादल कहाँ पर है? नौशीन साहबा बहुत सारे सवाल एक साथ करती दरवाज़ा बंद करके मासूमा को सहारा देती हुई बेड पर बिठाती लहजे में फिक्रमंद या मोहब्बत लिए पूछ रही थी, जबकि मासूमा मुश्किल इनके सीने से सर उठाकर अपने आंसू साफ करने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मासूमा का मुरझाया हुआ थका थका से चेहरा देखती हुई फिर से पूछने लगी, जबकि मासूमा ने बमुश्किल इनसे हाथ छुड़ाकर अपना हाथ मुंह पर रखा और बमुश्किल चलती हुई वॉशरूम की जानी बढ़ी। जबकि नौशीन साहब अब इसके पीछे लपकी मासूमा को वॉश बेसिन पर झुका देकर पहले इसके चेहरे पर नासमझी के तासुरात उभरे, फिर मासूमा को चेहरे पर पानी झपकते देखकर इनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। ये कब से हो रही है बेटा? मासूमा को दोबारा कमरे में लाकर बेड पर बिठाते हुए इन्होंने पूछा, जबकि लब अब भी इनके मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं फुप्पो जान, कल सुबह से ऐसी तबीयत हो रही है और रात तो बहुत मुश्किल से गुजरी है। मासूमा तो आज से आ गई थी। एक तो बादल से लड़ाई होगी, दूसरा ऐसी तबीयत ने सब हकीकतन चिड़चिड़ा कर दिया था। बेड पर बैठती रोने के से अंदाज में बोली थी, बेटा घबराओ नहीं तुम, ऐसी हालत में ऐसा हो जाता। बादल कहाँ पर है? इसे बोलो तुम्हें अस्पताल लेकर जाए। नौशीन साहबा मुसलसल मुस्कुराते हुए मासूमा के बाल सहलाते हुए बोल रही थी, जबकि मासूमा ने नासमझी से इन्हें देखा। क्या मतलब पप्पा? मासूमा ने ठिठक कर इन्हें देखा था। नासमझी इसके लहजे में वासा थी। मेरा तजर्बा कहता है कि तुम उम्मीद से हो, मगर तुम बादल को कॉल करो, वो तुम्हें चेकअप करवाएगा। नौशीन साहबा इसका माथा चूमती लहजे में बेहद खुशी लिए बोल रही थी, जबकि मासूमा पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। इस वहम गुमान में भी ये बात न थी। ऐसी बात नहीं है पप्पो जान, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? मासूमा ने अपनी बोझल आंखें पूरी खोलकर अब इनका मुस्कुराता चेहरा देखा और हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं तो अपनी उम्र और तजर्बे की बिना पर कह रही हूँ। बहरहाल तुम बादल के साथ जाकर चेक करवा लो। मोहम्मद हनूज चेहरे पर ये मेरी मिस्टेक निकाल रहे हैं काफ़ी लोग कि हवज़ नहीं है, हनूज है। तो ओके, इसको अब हनूज पढ़ेंगे, लेकिन होंक और हवोनक कभी कुछ मिस्टेक निकल रही है, लेकिन वो मैं उसको हमेशा होंक ही पढ़ती हूँ। अगर मैंने किसी से पूछा भी है तो वो यही है, तो वो तो मैं वही पढ़ाऊँगी। भावें गलत हो भावें सही हो, मुझे वो अच्छा होंक लगता है तो वो ब्यूटी मैटर्स अ लॉट, तो मैं होंक पढ़ूँगी। लेकिन ये हनूज पढ़ते हैं। वो हनूज चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोल रही थी, जबकि मासूमा अभी भी बेयकीनी की कैफियत में तकती जा रही थी। आप चलेंगी मेरे साथ डॉक्टर को चेक कराने? कुछ संभल कर वो गोया भी, जबकि दिल इसका बहुत ज़ोर से धड़क रहा था।
अरे बेटा मैं क्या करूँगी जाकर, तुम बादल के साथ जाओ, ऐसे वक्त में शौहर को बीवी के साथ होना चाहिए। नशीन साहब अब इसे समझाने लगी थी जबकि मासूमा ने बेड के साथ टेक लगा ली। नहीं पुप्पो जान प्लीज़ आप चले ना मेरे साथ, मासूमा ने ढाल से इल्तिजाई अंदाज में बोली थी। अरे बाजिल का फ़र्ज़ है तुम्हें लेकर जाना, तुम इसे अपने पास बुला लो बेटा, जल्दी करो, देखो क्या हाल हो गया, इससे पहले ज़्यादा तबीयत बिगड़े। चलो शाबाश। वो भी मासूमा के साथ बैठते हुए इससे गोया हुई। फूफो जान प्लीज़ आप चले ना, प्लीज़ मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, वो आने में पता नहीं कितनी देर लगाएंगे, प्लीज़ आप चले ना। मासूमा इनका हाथ थामती इल्तिजा कर रही थी जबकि नौशीन साहबा इसकी मासूमियत पर बेख्तियार इसका माथा चूम गई। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा जान से इजाज़त लेकर आती हूँ। नहीं पप्पा जान प्लीज़ अभी किसी से इस बारे में जिक्र मत कीजिएगा, जब कंफर्म हो जाए तो फिर बता दीजिएगा, और इजाज़त मैं मुर्शिद साहब से कॉल या मैसेज पर ले लेती हूँ, प्लीज़ दादी जान से मत कहिएगा। मासूमा इनकी बात काटती जल्दी से गोया भी जबकि नौशीन साहबा इसकी बात पर मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, मगर बाजिल से ज़्यादा ज़रूर लेना, नहीं तो मालूम है ना जो औरत, जी मालूम है, जो औरत शौहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलती है फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं, मगर शौहर आराम और इत्मीनान से कई रातें बगैर बीवी को बताए बाहर गुजार सकता है। मासूमा इनकी बात काटती ताबेदारी से बोली थी जबकि आखिरी बात इसने जल कर दिल में कही थी। हाँ शाबाश मेरी बच्ची, चलो तुम हिम्मत करके तैयार हो जाओ, मैं भी चादर लेकर आती हूँ। नौशीन साहिबा बेड से उठती इसके सर पर बूसा देकर कमरे से निकल गई जबकि मासूमा ने बुझे दिल के साथ साइड टेबल पर पड़ा सेल फोन उठाकर बाजिल के नंबर पर मैसेज टाइप करना शुरू किया। मैं पप्पो के साथ हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैसेज पर इसने बाजिल से इजाज़त तलब करने की बजाय अपने अमल से मतला किया। वो तो अक्सर पप्पो जान के साथ इनकी शुगर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती रहती थी। मैसेज सेंड करके इसने बेड की पुश्त से लगा ली और आंखें मूंद ली। ठीक 2 मिनट बाद मैसेज टोन बजी तो मासूमा ने आंखें बंद करके हाथ में थामा सेल फोन देखकर मैसेज ओपन करने लगी। ओके जाना, 2 लफ्ज़ी जवाब पढ़कर वो चंद पल स्क्रीन को घूरती रही, फिर हिम्मत करके उठी और अलमारी से अपना जोड़ा निकाल कर तब्दील करने चली गई। चलो फुप्पो बन गए सारे, मुबारक होवे। वो गाड़ी में बैठी बाहर चलती दुनिया को खिड़की से घूर रही थी। डॉक्टर की तस्दीक पर बजाने की खामोशी हो गई थी। ये खबर हर औरत के लिए किस कदर खुशकुन होती है, मगर मासूमा का दिल जाने को तेज तेज धड़क रहा था। बिलाशुबा माँ बनने की खबर सुनकर खुश थी, मगर इसके बाजिल के दरमियान हुई कशीदगी के बायस वो यकीनन बाजिल से नाराज़ थी, इसलिए खुशी मत्थम पड़ गई थी। जान मासूमा जानती है खबर शिराजी हाउस में फैली उदासी मादूम कर देगी। ये खबर सुनते ही अब्बा जान किस कदर खुश होंगे, मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। देखना तुम, आज तो जश्न मनाया जाएगा शिराजी हाउस में। मासूमा को खिड़की से बाहर तकता देखकर नौशीन साहबा ने इसकी गोद में पड़े हाथ को थाम कर बहुत इश्तियाक से कहा। खुशी इनके चेहरे और अंदाज से जाहिर हो रही थी जबकि मासूमा ने अपनी उदास आंखों से इन्हें देखा। पुप्पो जान एक बात मानेगी? मासूमा अपना रुख इनकी सिमत करती बोली जबकि गाड़ी शिराजी हाउस पहुंचने वाली थी। हाँ मेरी बेटी कुछ कहे और मैं टाल दूँ, ऐसा हो सकता है क्या? इन्होंने लाड करते हुए उल्टा इसी से सवाल किया। पहले वादा करे कि मेरी बात सुनने के बाद मानने से इनकार नहीं करेंगी आप प्लीज़। मासूमा एक हतमी फैसला करते हुए इनकी आंखों में देखती कह रही थी। अरे ऐसी कौन सी बात है बेटी जो मेरी बेटी वादे ले रही है? इन्होंने इस्तफसार किया जबकि मासूमा ने गहरा सांस लिया। प्लीज़ पुप्पो जान पहले वादा करें। मासूमा इल्तिजा कर रही थी इनसे जबकि नौशीन साहबा ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। प्लीज़ ये बात किसी से मत कहिएगा, मेरा मतलब है मैं खुद कुछ दिनों तक बता दूंगी, मगर प्लीज़ अभी नहीं। मासूमा इनसे निगाहें चुराती बोली। क्या मतलब है इस बात का? अच्छा अब समझी, तुम पहले बाजिल को बताना चाहती हो है ना? पहले तो नौशीन साहिबा ने नासमझी से देखा, फिर जहन में आए ख्याल को मासूमा से कहने लगी जबकि इनकी बात पर मासूमा ने निगाहें चुराकर नफ़ी में सर हिलाया। पप्पा जान मुर्शिद साहब से कुछ हिसाब मांगे मैंने, जब तक वो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब नहीं दे देते मैं ये बात इनसे मख्फी रखना चाहती हूँ। मासूमा दो टोक अंदाज में बोली थी जबकि नौशीन साहबा तो इसे देखती रह गई। वो इतनी बड़ी बात आम से अंदाज में कैसे कह रही थी? क्या मतलब है मासूमा इस बात का? ठीक है अगर तुम्हारे और बाजिल के दरमियान कोई झगड़ा हुआ तो ये हर मियाँ बीवी में होता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बाजिल को इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखो, ये इसका हक है, उसकी औलाद है। वो लहजे में हैरत और परेशानी के मिले जुले तासरात ले गोया हुई। प्लीज़ पुप्पो जान, मासूमा बिन के दोनों हाथ थामती बोली। मासूमा ये बात ऐसी नहीं है जो तुम छुपा सको, क्यों बेवकूफ़ी पर उतर आई? तुमसे ऐसी हमाकत की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी मुझे। नौशीन साहिबा ने अफसोस से देखा। मैं जानती हूँ ये बात मैं ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकती, मगर प्लीज़ आप किसी से मत कहिएगा। प्लीज़ पुप्पो जान यकीन रखें मैं जो कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। अकलो पैदल पागल औरत। मासूमा ने यकीन दिलाने की कोशिश कर दी जबकि नौशीन साहबा ने इनसे कुछ कहना चाहा। जब मासूमा फिर से बोली, आपने वादा किया पुप्पो जान? मासूमा ने वादा याद करवाती बोली जबकि नौशीन साहबा एक बेबस निगाह इस पर डाल के शिराजी हाउस में आरू की गाड़ी से उतर गई। जबकि मासूमा जानती थी वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, वो भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती थी। चादर को मजीद खुद पर दुरुस्त कर दी अंदर की जाने पड़ रही थी। इसने पुख्ता इरादा कर लिया वो खुशखबरी बाजिल को इस वक्त तक नहीं बताएगी जब तक बाजिल इसके हर सवाल का जवाब नहीं दे देता, मगर वो ये नहीं जानती थी कि बादल को ना बताकर कितनी बड़ी गलती कर रही है। चलो आप ही भुगतेगी सानू की ना ही दसना ना दसे।
एक हफ्ता होने वाला था मगर बाजिल घर नहीं आया। जाने की लाख ना चाहने के बावजूद इसका दिल बार बार बाजिल के जल्द आने की दुआएं मांग रहा था और इसके लब आमीन कह रहे थे। बिलाशुबा वो खुद भी ये नई तब्दीली शिद्दत से महसूस करी थी। माँ बनने का एहसास ही इस कदर खूबसूरत था कि वो अकेले बैठे हुए भी मुस्कुरा देती थी। मगर इस एक हफ्ते में मासूमा ने खुद को महदूद कर लिया। वो भी यूनिवर्सिटी से आती तो सारा वक्त अपने कमरे में गुजारने लगी थी। घर में सबके पूछने पर पढ़ाई का बहाना बना देती। हाँ, मगर एक बात शिद्दत से इसे परेशान करी थी, वो समरा की गुमशुदगी थी। इसने कितना पता लगाने की कोशिश की मगर किसी को भी मालूम ना हुआ कि आखिर समरा रातों रात कहाँ गायब हो गई। बहरहाल मासूमा जानती थी इसमें बाजिल शिराजी का हाथ है, मगर वो बाजिल का इंतज़ार करने के सिवा कुछ ना कर सकती थी। इस दौरान से बाजिल की कॉल या मैसेज आते रहते थे मगर कोई जवाब न देती। रात का खाना भी इसने अपने कमरे में खाया, फिर थोड़ा सा पढ़कर वो किताबें मेज़ पर रखकर बेड पर आ लेटी। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी जब दरवाज़ा खुलने की आहट पर वो आंखें खोलकर दरवाजे की जानी मतवज्जा हुई और दरवाज़ा बंद करते बाजिल को तकने लगी। बाजिल स्याह शलवार कमीज़ पहने कोहनियों तक आस्तीने मोड़े हुए था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता वो लेटी हुई मासूमा के पास बेड पर बैठकर इसे बगौर देखने लगा। वो ब्लैंकेट ओढ़े हुए नींद से बोझल हुई आंखों से सी एकटक देख रही थी। बाजिल ने बेसाख्ता झुककर इसकी पेशानी पर अपने लब रखे थे। मेरी जुदाई ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया जाना। मासूमा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर वो लबों पर आई बेसाख्ता मुस्कुराहट को दबाता हुआ बोल रहा था, जबकि मासूमा इसकी आवाज़ सुनकर जैसे होश में आई और अपने ऊपर झुके बाजिल को देखकर बेख्तियार निगाहें झुका गई। लगता है हर वक्त तुमने मुझे अपने ही पास तस्वर किया, इसलिए अभी भी तुम्हें ख्वाब ही लग रहा है ना। वो उसके दोनों गालों से अपने लब मस करता धीमी आवाज़ में सरगोशी कर रहा था, जबकि मासूमा इसकी गुर्बत और नरम लबस पर पिघल रही थी। पापा पानी लाऊं आपके लिए, निगाहें झुकाकर वह मुश्किल बोल पाई, जबकि इन दोनों की सांसें एक दूसरे पर चेहरे पर पड़ रही थी। बाजिल को इसके कपकपाते लब बहका रहे थे। नहीं। मासूमा के सवाल पर इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और फिर मासूमा के नाक को अपने नाक से मस कर रहा था। खाना। वो बाजिल के सीने पर दोनों हाथ जमाए इस बार चेहरा मोड़कर पूछ रही थी, जबकि इसके झिझकने पर बाजिल ने इसकी झुकी हुई आंखों पर अपनी मुस्कुराती आंखों से देखा। महज तुम्हारी कुर्बत चाहता हूँ मैं। बाजिल का लहजा शिद्दत लिए हुआ था, जबकि मासूमा इसका बोझल अंदाज देखकर अपनी आंखों में आई नमी न छुपा सकी। क्या हुआ जाना, अभी तक नाराज़ हो। बाजिल अब इसकी गर्दन पर झुका था। मासूमा बेख्तियार से इसकी बाजिल इसका सिसकना देखकर पीछे हटा और इसके बराबर लेट गया, जबकि मासूमा ने करवट दूसरी तरफ लेकर बाजिल से रुख मोड़ लिया। जाना। बाजिल की मोहब्बत से चूर पुकार कमरे में गूंजी थी, जबकि मासूमा हनूस रुख मोड़े लेटी रही। मासूमा। इस मर्तबा बाजिल की आवाज़ में सख्ती थी, मगर मासूमा ने कोई रद्द-ए-अमल न दिया और सख्ती से आंखें नीचे लेटी रही। क्या मसला है मासूमा तुम्हारे साथ। इस बार बाजिल के लहजे के साथ इसका अंदाज भी जाहराना था। इसने मासूमा को बाजू के अपने शिकंजे में लेकर इसका रुख अपनी सिमत किया। यही सवाल अगर मैं आपसे करूं तो क्या जवाब देंगे आप। मासूमा इस बार इसकी आंखों में देखते हुए दृष्टि से बोली। सीधी तरह बात करो, अपना लहजा दुरुस्त करो, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो मासूमा। तुम शायद मुझसे भी वाकिफ़ नहीं हो, मैं अगर तुम्हें इतनी ढील दे रहा हूँ ना तो महज इसलिए कि बीवी हो तुम मेरी। बाजिल इसकी कलाई अपने सख्त शिकंजे में लिए थाड़ रहा था। वो बारहा प्यार से मासूमा को कई बार बावर करवा चुका था कि तमीज़ से बात किया करे, मगर मासूमा हमेशा इसकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी, जबकि मासूमा इसकी सुर्ख होती आंखों में आग के शोले देखती रह गई। अब बोलो, क्या कह रही थी। मासूमा को हनूस खामोश पाकर वो फिर रख्त लहजे में बोला था। समरा कहाँ है, किधर गायब कर दिया आपने इसे। मासूमा ने डर होकर बोली थी, जबकि बाजिल ने गहरा सांस लिया। कोई ताल्लुक़ नहीं है तुम्हारा इस बात से, दूर रहो इस मामले से। बाजिल हज़मी अंदाज में बोला, जबकि मासूमा ने अफसोस से देखा। मेरा आपसे ताल्लुक़ है मुर्शिद साहब, चलें बाकी हिसाब तो पुराने हो गए, मगर आप एक हफ़्ते से कहाँ थे, इस बात का जवाब मुझे चाहिए। वो इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़े बेहद दृष्टि से बोली थी। मैं तुम्हारा जवाब देनी हूँ और तुम्हें मेरे मामलात में दिलचस्पी रखने का कोई हक़ नहीं है। बाजिल एक झटके से उठ बैठा और खासी बुलंद आवाज़ में गुर्राया था। मुझे ही हक़ है मुर्शिद साहब, बीवी हूँ मैं आपकी। इस मर्तबा मासूमा भी उठ बैठी और दबी दबी आवाज़ में गुर्राई थी। हद में रहो मासूमा अपनी। इस बार बाजिल मासूमा के अंदाज पर तैश में और उसको बाजू से झंझोड़ता हुआ बोला, जबकि इसका लहजा तनबीह लिए हुए था। ठीक है, फिर आप भी अपनी हद में रहे। दर्द को बर्दाश्त करती वो इसी के अंदाज में बोली और अपने बाजुओं को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की तगोदो करने लगी। मैंने कई बार तुम्हें प्यार से समझाया मासूमा, बीबी की तमीज़ से बात किया करूँ, मगर लगता है तुम्हारी समझ में मेरी बातें आती नहीं है। अब ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकालना, वरना बहुत बुरा करूँगा मैं तुम्हारे साथ, और तुम जानती हो मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरता हूँ, और यकीन जानो इसके बाद मुझे पछतावा भी नहीं होगा। बाजिल इसके शाने दोनों हाथों से सख्ती से जकड़ते हुए धाड़ा था, और जबकि मासूमा के वजूद में बाजिल के जारहाना अंदाज पर दर्द की लहरें उठने लगी। आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। आज अपनी औकात दिखा दी न। अभी अल्फाज मासूमा की ज़ुबान पर ही थे कि बाजिल ने इसकी गर्दन की पुश्ते से जकड़ लिया और दबाव डाला कि मासूमा दर्द की शिद्दत से करा उठी। खबरदार जो एक लफ्ज़ भी बोली तुम।
तनबीही अंदाज में कहता वो इसे अपनी सख्त करीब से निकाल चुका था और बेड से उठकर कमरे में चक्कर काटने लगा, जबकि मासूमा उबली हुई आंखों से इसे देखती खांसने लगी। तैਨੂੰ इज्जत ना कहना पे, बदतमीजी ना कर, तेरी बदतमीजियां नहीं मुकदियां पईयां, चल पे भुगत आपे। 1 मिनट से पहले मुझे सोती हुई नजर और ख़बरदार अगर आइंदा फजूल सवाल किए मुझसे तो इससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से पेश आऊँगा। फ़ौरन अमल करो मेरी बात पर, गो टू स्लीप, हरी अप। कमरे के वस्त में रुककर वो नहायत सख्त अंदाज में बोला, जबकि इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख हो गई थी। मासूमा इस पर वाकई सहम गई, मज़ीद बाजिल की वहशत ज़दा आंखें से खौफज़दा कर रही थी। एक लम्हा ज़ाया किए बगैर वो ब्लैंकेट सर से पाँव तक अपने रस्ते वजूद पर ओढ़ कर लेट गई, मगर बाजिल अब सोफ़े पर टांग जमाए बैठा बासानी इसकी दबी दबी सिसकियाँ सुन रहा था। चेहरे पर इसकी चट्टानों जैसी सख्ती थी। सिगरेट की शदीद तलब होने पर वो कमरे से मुल्हिका स्टडी रूम में चला गया। फिर जब काफ़ी देर बाद कमरे में आया तो आंखें बेतहाशा सुरख थी, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करने के बायस हुई थी। अलमारी से अपना एक ट्राउज़र निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो शर्ट से बेनियाज फ़कत ब्राउन ट्राउज़र पहने हुए था। गीले बालों को तौलिए से खुश करता वो अपने सेल फ़ोन को एक नज़र देखता बेड की जाने पड़ा, जबकि बेड पर मासूमा का नाजुक वजूद इसकी त्वचा अपनी जानिब मबसूल कर रहा था। वो बेड की दूसरी तरफ जाकर लेट कर बेख्तियारी मासूमा को वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। मासूमा चौके अभी कच्ची नींद में थी, बाजिल का अपने सीने में भेजने से बेदार हो गई, मगर इस बार इसने कोई मज़ाहमत न की। यहाँ तक कि इसे बाजिल के ठंडे का इशारा सीने से आती महक अपने हवासों पर सवार होती महसूस हो रही थी। बाजिल जैसे इसे सीने से लगा खुद को सुकून पहुँचा रहा था। जाने दोनों कब नींद की वादियों में उतरे। फिर सुबह मासूमा की आँख खुली तो खुद को अभी भी बाजिल के हसार पर पाया। आंखें बाजिल के चेहरे पर जमा हुए से कई पल देखती रही, फिर थोड़ा उठकर बाजिल के माथे पर अपने लब रखे और फिर इसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो इसके हाथ में बूसा देकर अपने लबों से लगाकर लेटी। फिर से बाजिल के चेहरे को देखने लगी, फिर नरमी से बाजिल के बालों में उंगलियां चलाने लगी, जबकि बाजिल अपनी पेशानी पर मासूमा के लबों का लमस महसूस करके बेदार हो चुका था, मगर जाहिर न किया बाजिल को इसका लमस सुकून पहुँचा रहा था। फिर जब वो बाजिल के बालों पर उंगलियां चलाते हुए दोबारा सो गई तो बाजिल ने अपनी आंखें खोली, मासूमा के बालों पर अपने लब रखता, मजीद इसके वजूद को खुद में भेजता, खुद भी अपनी आंखें मौन किया। कोई हाल नहीं है औरत का भी ना, समझ ही नहीं आता चांदी की है। बासित अब कभी कभी थोड़ी देर के लिए शराजी हाउस आता रहता था और इस थोड़ी देर में वहाँ हर कोई इसके आवभगत में लगा रहता। दादा चांद दादी चांद तो जैसे इसे देखकर अपनी आंखों को ठंडक पहुँचाते, इन सब के बीच करीब रहकर वैसे लोग इसे बहुत पसंद करने लगे थे। कायम की बीवी से भी इसकी अच्छी सलाम तो होती रहती, मगर मासूमा इसे कम ही नज़र आती, और अगर कभी नज़र आती भी तो बासित को देखकर महज सलाम का जवाब देकर अपने कमरे में चली जाती। बासित को ये बात शिद्दत से महसूस होती थी कि मगर बाजिल की इजाज़त के बगैर मासूमा को कुछ भी नहीं बता सकता था, इसलिए खामोश रहने को मसलहत जाना। आज भी वो दादा जान से मिलकर इनके कमरे से निकला ही था कि हानिया इसे सामने से आती दिखाई दी। साले से कपड़ों में मलबूस वो सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़े हुई थी। बासित को देखते इसने अपना रुख बदला था और जीने चढ़ने लगी, जबकि बासित के साकिन लब इसकी इस हरकत पर अपने आप मुस्कुराए। सुनो, बासित ने इसे पीछे से मध्यम आवाज़ में पुकारा, जबकि इसकी धीमी पुकार हानिया बखूबी सुन चुकी थी और इसके कदम खुद ब खुद रुके थे, मगर वो मुड़ी न थी। क्या हम बात कर सकते हैं? बासित इसे थोड़ा फासला रखते हुए सीने पर हाथ बांधे खड़ा होकर निगाहें झुकाकर बोला। कौन सी बात? हानिया नासमझी से आसपास देखती पूछ रही थी। डर किससे रही हैं आप? बासित इसको हरासा देखकर परेशानी पर बल डाले पूछने लगा। किसी से नहीं। हानिया इस बार बासित को देखकर बोली, जबकि इसे तो वाकई डर लग रहा था कि दादा जानी से बासित के साथ न देख लें, अगर ऐसा होगा तो इसका बुरा हशर कर देंगे। मुझे तो जहाँ तक मालूम था शिराजी हाउस की लड़कियाँ बहुत मासूम और शर्मीली होने के साथ साथ बहुत भोली और सच्ची होती हैं, फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं हानिया? बासित इसमत पर हानिया के फ़क हुए चेहरे को सरसी से देखता बोल रहा था, जबकि हानिया ने भी इसकी शोख आंखों में देखा। कौन सी बात करनी थी? हानिया इस बार इसकी बात नज़रअंदाज करती कुछ बेजारी से बोली, से डर था कोई इन दोनों को साथ ना देख ले। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हाल चाल पूछना था आपसे। बासित चेहरे पर मसनूई संजीदगी से जाए मुस्कुराहट को दबाकर बोला, जबकि हानिया नागवारी से सर हिलाती अगले लम्हे वहाँ से तेज़ तेज़ कदम उठाती चली गई। पीछे खड़े बासित की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। नाइस गर्ल, बट एटीट्यूड बहुत है इस घर की लड़कियों में। बासित ने अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए सोचा, फिर पैंट की जेबों में हाथ फंसाए मुस्कुराता हुआ शिराजी हाउस से निकल गया। बासित साहब अपना टांका फिट कर रहे शिराजी हाउस के बीच। भाभी, मेरा तो दिल था अपनी हानिया का कायम के साथ रिश्ता करने का। कायम जैसा लड़का लाखों में एक है। माशाल्लाह, मासूमा को भी अच्छा शौहर मिल गया। बाजिल की सूरत में अब हानिया की फिक्र है। हमारी बच्चियों ने सवाई रोक टोक, बेजा सख्ती और पाबंदियों को इस घर में देखा ही क्या। माहिन लाउंज में जाने लगी, जब इसे अंदर से नौशीन साहिबा की आवाज़ आई तो इनकी बात सुनकर इसके कदम वहीं ज़मीन पर जम के। हाँ, कायम और बाजिल तो लाखों करोड़ों में एक है। सच शुक्र कि अपने बाप चचा जैसी आदत और त्वार नहीं है इनमें। और जहाँ तक हानिया के साथ कायम के रिश्ते की बात है तो ख्याल तो मेरे भी जहन में आया था, मगर ये भी तो हकीकत है कि कायम का निकाह तो माहिन से बहुत साल पहले हो चुका था। फिर ऐसी बातों का अब क्या फ़ायदा?
शीरी साहिबा भी लहजे में मोहब्बतली संजीदगी से बोल रही थी। बिल्कुल भाभी, ये तो नसीब की बात होती है, और माशाल्लाह महीन बहुत अच्छी लड़की है। देखा नहीं आपने कैसे थोड़े से दिनों में सबका दिल जीत लिया, इतनी घुल मिल गई है जैसे परसों से साथ है। नौशीन साहिबा सर हिलाती इनकी तायीद करती बोली, जबकि बाहर खड़ी महीन का दिल जाने की उदास हो गया और कदम वापस मोड़ती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। कमरे में आकर कुर्सी पर बैठी बेख्तियार वो अपना और हानिया का मवासना करने लगी थी। बस हुन महीन बीबी ने अपना गटर माइंड वर्क कर रहना। जब दरवाज़ा खोलकर कायम अंदर आया, मगर महीन को सोच में डूबा देखकर वो इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। क्या सोच रही हैं महीन? महीन का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा कर पूछ रहा था, जबकि महीन ने चौंक कर इसे देखा। कुछ भी नहीं, महीन निगाहें चुराकर बोली तो कायम ने जोर न दिया। कुछ कहना चाहती हैं? महीन के बार बार कुछ कहने के लिए खुलते लब देखकर कायम फिर से पूछने लगा। जी। महीन इसकी आंखों में देखती बोली। क्या? कायम ने सवालिया अंदाज में भवें उचकाकर पूछा। आप ये रिश्ता मजबूरी के तहत निभा रहे हैं? कायम इसे पहले भी साफ कह चुका था, मगर आज भी वही सवाल पूछ बैठी, जबकि कायम इस अचानक सवाल पर संजीदा होकर लब सुकड़ गए। जिन रिश्तों में मजबूरी आ जाए, इन रिश्तों का वजूद खोखला होता महीन, और कायम शराजी खोखले रिश्ते बताता ही नहीं है। और पहले दिन मैं ये बात क्लियर कर चुका हूँ, फिर आज ये बात करने की कोई ख़ास वजह? कायम खुद उठकर इसके हाथ से पकड़कर अपने सामने खड़ा करता मजबूत अंदाज में गोया हुआ। तो महीन ने नफ़ी में सर हिलाया। आप बीवी हैं मेरी, और इससे ज़्यादा और कोई सच्चाई है कि बहुत मजबूत रिश्ता है हमारे दरमियान। महीन, मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप पूरे दिल से इजाज़त दें मुझे। कायम इसे अपने बेहद करीब करते हुए इजाज़त तलब निगाहों से इसे देख रहा था, जबकि महीन तो इसकी अचानक बात पर सटपटा गई और बेसाख्ता इसकी लो देती निगाहों से घबरा कर अपनी निगाहें झुका कर इसकी कमीज़ के बटनों को देखने लगी। महीन, मेरे लिए आपकी रजामंदी बहुत अहम है, बताएं प्लीज़। कायम इसकी थोड़ी से पकड़कर चेहरा अपनी जानिब करता मोहब्बत से पूछ रहा था। जी। महीन शर्म के बायस हुए सुर्ख चेहरे को कायम के सीने पर टकाती मध्यम आवाज़ में बोली, तो कायम ने इसके गिर्द अपनी बाजुओं का हसार खींच कर लिया और इसे बाहों में भरकर बेड तक ले लाइट ऑफ कर दी। रात आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही थी और वो दोनों एक दूसरे की कुर्बत में खोए हुए थे। चलो, कायम तो महीन दा भी बड़ा पार हुआ। कायम और महीन की वलीमे की तकरीब जारी थी। बासित वाइट थ्री पीस पहने एक मगरूर चार चलता हाल में दाखिल हुआ। कायम इसे हाल में दाखिल होता देखकर स्टेज से उतरा और बासित की जानिब बढ़ा, जबकि बासित भी कायम की जानिब मतवज्जा हो चुका था। ब्राउन थ्री पीस पहने वो खासा खुश नजर आ रहा था। क्या बात है आपकी, आपके चेहरे पर खुशी देखकर मेरा दिल भी अब अरेंज मैरिज करने को चाह रहा है। कायम के गले लगता बासित इसके कान में सरगोशी करते हुए शोख अंदाज में कह रहा था, जबकि कायम के लब इसकी बात पर मुस्कुराए। तुम बेफिक्र हो बासित, तुम्हारा भाई तुम्हारी लड़की तलाश करने का काम सर अंजाम देगा। तो भाई तय है कि तुम्हारी भी अरेंज मैरिज ही होगी, इसलिए अपने दिल को कहीं मत लगाना, ऐसा ना बाद में मुश्किल हो। कायम बासित की शोख आंखों में देखता तनबीह कर रहा था, जबकि बासित ने जानदार कहका लगा। अरे भाई की तो आप फिक्र ही ना करें, मैं भी इन्हीं का भाई हूँ, ऐसा बनाऊंगा इन्हें कि लव मैरिज भी अरेंज लगेगी इन्हें। बासित आंख मारता हुआ बोला, तो कायम इसके शाने पर हाथ रखकर इसे अपने साथ स्टेज पर चलने का इशारा करते हुए आगे बढ़ा। हाँ, भी बासित शराजी में खासी सलाहियतें मौजूद है। कायम ने दिल से इसकी तारीफ़ की। बिलाशुबा कायम के लिए वो बिल्कुल छोटे भाइयों जैसा था। वैसे माहीन भाभी बिल्कुल आपके मजाज के मुताबिक, जैसे मासूमा भाभी भाई से 4 हाथ आगे हैं। बासित आसपास मेहमानों के हजूम में मासूमा और बासिल को तलाश में निगाहें दौड़ाई शोख अंदाज बोला। बासित, मासूमा रिश्ते में बड़ी है तुमसे, एहतराम किया करो इसका। कायम इसे आंखें दिखाता मुस्तहकम अंदाज में बोला। अरे मासूमा भाभी के लिए दिल से एहतराम है भाई, वैसे एक बात तो बताएं। बासित आंखों में शरारत लिए भरपूर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए बोला, तो कायम ने सवालिया अंदाज में भवें उचकाई। आपने भाई और मासूमा भाभी की शादी करवा कर क्या खूब बदला लिया भाई से, मतलब कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। भाई की टक्कर की लड़की है मासूमा भाभी। बासित मुस्कुराहट छिपाता आंख मारता बोला, तो कायम ने इसे आंखों से तनबीह की, जिस पर बासित ने बिल्कुल कान न धरे। मैंने कौन सा बदला लेना तुम्हारे भाई से, अब इसका मजाज ही ऐसा तो हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात, मासूमा को हैंडल करना बासिल अच्छे से जानता है, और बासिल को हैंडल करना मासूमा भी खूब जानती है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। मैंने तो बस दोनों को अल्लाह के हुक्म से मिलाया। कायम बहुत संजीदगी से बासित की भूरी आंखों में देखता इसे समझा रहा था, जबकि इसकी बात के इख्तिताम पर बासित ने समझने वाले अंदाज में सर लाया। वो दोनों स्टेज पर पहुंच चुके थे। बासित ने नहायत अदब के साथ सोफे पर बैठी हानिया के साथ किसी बात पर मुस्कुराती हुई माहीन को सलाम किया, जबकि माहीन और हानिया दोनों या बासित की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। माहीन ने सर हिलाकर सलाम का जवाब दिया, हल्की हल्की फुल्की बातें करने लगी, जबकि हानिया जाने की बासित की मौजूदगी में बेचैन हो रही थी। बार बार अपने दुपट्टे को सर और शाने पर दुरुस्त कर दी, जबकि बासित इसकी घबराहट बखूबी महसूस कर रहा था। मगर दोनों ने एक दूसरे की जानिब अब तक ना देखा, बल्कि तिरछी निगाहों से देख रहे थे। हानिया से जब मजीद वहाँ ना बैठा गया तो वो स्टेज से उतर गई, जबकि बासित की निगाहें दूर जाती हानिया का बगौर जायज़ा ले रही थी, जो गुलाबी रंग के हल्के हल्के काम वाले जोड़े में हसीन लग रही थी। फिर वो खुद भी स्टेज से उतर गया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, दुल्हन बनी अपने पहलू में बैठी माहीन के कानों के करीब अपना चेहरा करते हुए कायम ने सरगोशी की, तो महीन ने शर्मा कर चेहरा झुका लिया। अब तो और भी ज़्यादा हसीन लग रही हैं। चलो, कायम भी रोमांस करता।
माहिन को सर झुकाकर मुस्कुराते देख कायम भी चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया हुआ हुआ जब इसे सामने से बाजिल और मासूमा एक साथ चलते हुए स्टेज की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दी, जबकि तकरीबन हाल में मौजूद हर शख्स की निगाहें एक दूसरे का हाथ थामे चलते हुए बाजिल और मासूमा पर थी। किस कदर हसीन जोड़ी लग रही थी दोनों की। वहाँ मौजूद हर शख्स ने चैमगोइयों की सूरत में दोनों की तारीफ कर रहे थे। कल रात के बाद मासूमा और इसके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। बवजह मासूमा बाजिल को अपनी खामोशी से एहसास दिलाना चाहती थी कि इसका रात वाला रवैया किसी तौर मुनासिब नहीं था। बिलाशबा वो हक पर थी और बाजिल ने भी फिर मासूमा से कोई बात नहीं की। वो बहुत आराम से इस मामले को सुलझाना चाहता था। मासूमा का हाथ भी बाजिल ने खुद थामा हुआ था, जबकि मासूमा ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जिससे बाजिल को अंदाज़ा हो रहा था वैसे शदीद खफा है। बहुत मुबारक हो। स्टेज पर पहुंचकर बाजिल ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए एक बुके कायम और माहिन की जानिब बढ़ाते हुए धीमी आवाज़ में कहा तो कायम ने बुके लेकर साइड पर रख दिया, जबकि माहिन पहली बार बाजिल को मासूमा के शौहर की हैसियत से देखकर खासी खुश नजर आ रही थी। फिर मासूमा ने भी मुस्कुराकर कायम और महीन को मुबारकबाद दी, जिस पर कायम और महीन ने इसे बारी बारी गले लगाए। बाजिल मासूमा को इन दोनों के साथ बातों में मसरूफ़ देखकर स्टेज से उतर गया और सोफे पर बैठे दादाजान की जानिब बढ़ा। तकरीब के इख्तिताम पर दादाजान के साथ ही गाड़ी में घर के लिए निकला, जबकि मासूमा तो पहले शीनी साहबा के साथ घर जा चुकी थी। वो और कायम दादाजान के स्टडी रूम में बैठे बातें कर रहे थे। ये बासित अचानक कहाँ गायब हो गया, फिर नज़र ही नहीं आया। मुजफ्फर साहब बाजिल को देखते हुए पूछने लगे। दादाजान इसे कोई काम होगा, आप फिक्र नहीं करें। बादल टांग पर टांग जमाए बैठा अपनी दाढ़ी पर उंगलियां फेरता मुजफ्फर साहब के परेशान चेहरे को देखकर कह रहा था, बाजिल बच्चे तुम खुद तो ख़तरनाक काम करते हो, साथ बासित को भी अपने लगाया हुआ है। और क्या ज़रूरत है ऐसी नौकरी करने की जिसमें इतना ख़तरा हो। हम लोगों को किसी चीज़ की कमी थोड़ी है जो तुम इतनी मेहनत करते हो, दिन रात खतरों में खेलते हो। खुदा के लिए छोड़ दो मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते जब तुम कई कई दिन घर नहीं आते तो कैसी हालत होती तुम्हारे इस बूढ़े दादा की। अभी तो तुम्हारी नौकरी का घर की औरतों को इल्म नहीं, इसलिए ज़्यादा मसला नहीं होता। मेरे बेटे तुम्हारा दादा तुम्हें खुश और सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है। आज तो मेरी बात मान लो। मुजफ्फर साहब सोफे पर बैठे अपनी मखसूस भारी आवाज़ में बाजिल के संजीदा चेहरे को देखते हुए मैं समझा रहे थे, जबकि इनकी बात पर कायम भी बाजिल के चेहरे को देखने लगा। दादाजान, जब आप मेरा जवाब जानते तो फिर बार बार क्यों कहकर शर्मिंदा करते हैं मुझे। मेरा जवाब कल भी ना था और आज भी, क्योंकि मैंने आर्मी ज्वाइन करते वक्त कसम उठाई थी कि मैं अपने मुल्क की खातिर कभी भी खतरों से घबरा कर पीछे नहीं हटूंगा। और जहाँ तक बासित की बात है तो मैंने आज तक कभी इस पर अपने फैसले मुसल्लत नहीं किए। वो खुद मुख्तार है, अपना हर फैसला खुद करता है। यहाँ ये अलग बात है कि मैंने आज तक इसके कभी अच्छे फैसले की मुखालफत नहीं की। आर्मी जैसा मुंडा ते उन्होंने तड़फ नहीं पता नहीं की समझ रही, तड़फ तड़फ के पागल हुई पी, ख़त्म होने वाली हुई पी मासूमा। बादल चेहरे पर हनूस संजीदगी सजाए कह रहा था, जबकि कायम गैर मरई नुक्ते को तकता महज खामोशी से इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। हाँ बेटा, फ़ौज की नौकरी करने के लिए मैं कब मना कर रहा हूँ। तुम पर फ़ख्र है मुझे, माशाअल्लाह। मेजर बाजिल शिराजी का दादा कहलाने पर सीना चौड़ा होता है मेरा। जहाँ मेरे तीनों बेटों ने मुझे दुनिया के सामने शर्मिंदा किया, वहाँ मेरे पोतों ने मेरा नाम रुतबा बुलंद रखा हुआ। मगर मेरे बच्चे सीक्रेट एजेंट के तौर पर काम करने की क्या ज़रूरत है। और फिर बासित भी एक सीक्रेट एजेंट है, ये तुमने क्यों नहीं बताया मुझे। क्या वो भी फ़ौज के लिए काम करता है। मुजफ्फर साहब हल्की आवाज़ में बाजिल को देखते हुए बोल रहे थे। दादाजान, आप जानते हैं मैं तो फ़ौज की नौकरी से मुतमिन था कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, मगर जीने का मकसद मुझे तब मिला जब मुझे मेरा पहला मिशन मिला। और अब मेरा मकसद यही है कि मैं मरते दम तक अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा कर काम करूँगा। और बासित भी अभी सीक्रेट ऑफिसर है जो अब मेरे बहुत सारे मिशन में मेरे साथ काम कर रहा है। अब बस दुआ करें दादाजान, हम दोनों अपने मुल्क के लिए कुर्बानी का महज जज्बा ही नहीं रखते, बल्कि हर वक्त पुरजोश अंदाज में तैयार रहते हैं। बाजिल के हर अंदाज से सच्चाई और अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने का जज्बा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों की चमक देखकर मुजफ्फर साहब मबहूत से तकने लगे थे, जबकि कायम ने भी इसके पुरसकून चेहरे को देखा। बाजिल, मैं नहीं जानता तुम हमारी कौन सी नेकी का समर हो। बाखुदा तुम जैसा बेटा होना किस कदर फ़ख्र की बात है, मगर माजिद कितना बदनसीब था जो अपनी औलाद को ही समझ ना सका। इस बार मुजफ्फर साहब के चेहरे पर बाजिल के लिए फ़ख्र था तो अपने बेटे के लिए अफसोस। कायम भी अपने दिल में बाजिल के लिए फ़ख्र महसूस कर रहा था। जबकि दादाजान अब उठ खड़े हुए थे और रूम से चले गए। अब कमरे में बाजिल और कायम आमने सामने कुर्सियों पर बैठे रह गए। जब कायम ने इसे मुखातिब किया, तुम आजकल ज़्यादा मसरूफ़ रहते हो, मासूमा को क्या जवाब देते हो अपनी मसरूफियत का। वो जानता था बाजिल ने अभी तक मासूमा को नहीं बताया कि मेजर बाजिल शिराजी होने के साथ साथ एक सीक्रेट ऑफिसर भी है और फिलहाल वक्त भी वो एक अहम मिशन की वजह से बॉस का किरदार अदा कर रहा था। इसे हकीकत नहीं बता सकता फ़िलहाल। तुम जानते हो वजह के मैं इसे इन सब से दूर रखना चाहता हूँ। वो बीवी है मेरी, मैं इसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। और तुम जानते हो मैं नहीं चाहता कोई भी ख्वाह वो मेरी बीवी क्यों ना हो मेरे काम के दरमियान हाइल हो। इस मिशन में दुश्मन मेरी कमज़ोरी जानने का तजस्सुस रखते हैं, जबकि मैं मासूमा को अपनी ताकत ही रखना चाहता हूँ, कमज़ोरी नहीं बनाना चाहता। बाजिल ठहर ठहर कर बेहद संजीदगी से कायम को देखता कह रहा था, मगर तुम कहो तो मैं इसे समझा दूँ ताकि कोई मसला ना हो तुम दोनों के दरमियान। कायम इसके चेहरे पर निगाहें जमाए कह रहा था, जबकि बाजिल दिल में सोच रहा था कि अब इसे कैसे बताया कि इसकी बहन ने किस कदर मसला खड़ा किया हुआ, जिस पर इसका रात तो इस पर बहुत सख्ती कर चुका है।
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ معصومہ کو 1000 بار نرمی سے سمجھانے پر بھی وہ نہیں سمجھے گی، اس لیے فی الوقت اسے ہینڈل کرنے کے لیے بازل کو اس پر سختی کرنی پڑی۔ نہیں، میں اسے خود ہینڈل کر لوں گا، بازل بلند آواز میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ قائم نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا اور کمرے سے نکلتے ہوئے بازل کی پشت دیکھنے لگا، پھر خود بھی سر چھٹک کر کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی سمت پڑ گیا۔ وہ شیری صاحبہ کے ساتھ ہی تقریب سے واپس آئی تھی۔ بازل سے تو وہ کل رات سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، نہ بازل نے پھر سے کوئی بات کی۔ اب وہ بازل کے کمرے میں آنے سے پہلے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹنا چاہتی تھی۔ سرخ رنگ کی ساڑی زیب تن کے ہلکا سا میک اپ اور بالوں کا جوڑا بنائے کھڑی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی غائب دماغی سے سرخ چوڑیاں اپنے سفید و گلابی ہاتھوں سے اتار رہی تھی، جب اسے اپنی کمر سے پیٹ کے گرد ہاتھوں کا نرم لمس محسوس ہوا۔ معصومہ نے چونک کر شیشے میں دیکھا، بازل جھک کر اس کے کندھے پر اپنا چہرہ ٹکائے دونوں بازو کا حصار بنائے کھڑا تھا۔ دونوں شیشے میں ایک دوسرے کا عکس مبہوت سے دیکھنے لگے۔ بازل بلیک 3 پیس پہننے کس قدر پروقار اور وجیح لگ رہا تھا، جبکہ بازل بھی معصومہ کے سرخ و سفید و سرخ نازک وجود کو شیشے میں دیکھتا کھوسا گیا تھا۔ تم حقیقت میں اتنی حسین ہو یا میری آنکھوں کو تم خوبصورت دکھائی دیتی ہو جانا؟ خمار آلودہ آواز میں سرگوشی کرتا ہوا معصومہ کے نازک وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کی بات کرنے سے لب معصومہ کی گردن کو چھو رہے تھے، جس پر بے اختیار معصومہ کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کر کے۔ جانا، تم میری زندگی ہو، میرا سکون ہو، میری سانسیں ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو۔ تمہارا ساتھ، تمہاری قربت مجھے سرشار کر دیتی ہے، میرے بے چین دل کو چین دیتی ہے، میری بے قراری کو قرار دیتی ہے۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر سکون میری آنکھوں سے ہوتا ہے، میرے دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ مدھم آواز میں اس کے کانوں کے قریب سرگوشیاں کر رہا تھا، اس کا لہجہ محبت سے چور تھا، جبکہ اس کے الفاظ معصومہ آنکھیں موند کر سن رہی تھی۔ بازل کے الفاظ معصومہ کے دل کو کس قدر سکون پہنچا رہے تھے، اس کا اندازہ وہ بخوبی کر سکتی تھی، مگر وہ بازل کا کل رات کا جارحانہ رویہ فراموش ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی بازل سے دور ہونے کے لیے مزاحمت کرنے لگی۔ جانتا ہوں خفا ہو تم، اب وہ معصومہ کا رخ اپنے سامنے کرتا ہوا اس کے شانوں کو تھام کر دھیمی آواز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، خفا نہیں ہوں، مگر افسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح بات کر سکتے ہیں۔ معصومہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی جتاتے ہوئے بولی، اس کا اشارہ بازل کے رات والے سلوک کی طرف تھا۔ جانا، میں جانتا ہوں کل میں نے غلط کیا، مگر کیا تم بھول گئی کس لہجے اور انداز میں بات کر رہی تھی تم مجھ سے؟ میرے بارہا منع کرنے کے باوجود تم کئی بار مجھ سے بدتمیزی کر چکی ہو۔ بازل سر موہری سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر معصومہ کی آنکھیں ڈگمگا گئی۔ میں نے صرف زبان کا استعمال کیا، مگر آپ نے مجھے اپنی طاقت اور مردانگی کے ذم میں تکلیف دی۔ تو چنڈا مار لینی سی انہوں، حد ہو گئی، میں زبان دا استعمال کیتا یا جب بڈھی دی زبان چل رہی تھی پھر بندے دے ہاتھ تے چلن گے، تو چنڈا مار لینی تھی، تو حالے دی زبان دا استعمال کیتا تے۔ معصومہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی روندی ہوئی آواز میں کہہ رہی، جبکہ اس کا اشارہ بازل کے جارحانہ انداز پہ تھا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے جانا، تم ذرا فرصت سے کبھی بیٹھ کر اپنے ہر مرتبہ بولے گئے الفاظ پر غور کرنا، پھر سوچنا کہ کل رات غلط کون تھا۔ مگر ایک بات میں کلیئر کر دوں، کل رات میرا رویہ واقعی ٹھیک نہیں تھا تمہارے سامنے، مگر اپنے الفاظ بھی یاد کرو، بنا سوچے سمجھے تم کیا کہہ جاتی ہو۔ اور یہ بات میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے، جتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ صرف اتنا سمجھا رہا ہوں معصومہ کہ غصہ ہر کسی کو آتا ہے، اسے کنٹرول کرنا کسی کو۔ میں انسان ہوں، کل رات اپنے غصے پر قابو نہیں کر سکا۔ بازل اس بار دھیمی آواز میں بول رہا تھا، جبکہ معصومہ اس بار بازل کی باتیں سن کر اپنا سر جھکا گئی۔ بلا شبہ وہ واقعی شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی بازل کے سامنے بہت زبان چلا چکی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے معافی مانگوں؟ معصومہ پلکوں کی باڑ سے دیکھتی پوچھنے لگی، تو بازل کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی۔ نہیں جانا، تمہیں معاف کیا۔ بازل اب مسکراتے ہوئے سخاوت سے بولا، تو معصومہ نے خفا نظر بازل پر ڈال کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی، تو بازل نے مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بہت خوبصورت ہو تم جانا، اور آج تو بہت زیادہ لگ رہی تھی، جانتی ہو بہت مشکل سے صبر کر رہا تھا اور فنکشن ختم ہونے کا ویٹ کر رہا تھا کہ کب اپنی جانا کو مناؤں گا، کب سینے سے لگا کر تعریف کروں گا، کیونکہ لفظوں میں تو تمہاری تعریف نہیں کر سکتا۔ وہ معصومہ کی گردن پر اپنے لب مس کرتا بہکے انداز میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ معصومہ نے اس کی قربت سے بے حال ہوتے مزاحمت کرنی چاہی، جب بازل اس کے لبوں پر جھک گیا۔ کئی پل کمرے میں محض کھڑی کی آواز ارتعاش برپا کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں جیسے مدہوش تھے۔ پھر بازل اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا اور روشنی بند کر دی۔ بہت سارے دن گزر گئے اور وہ ان دونوں دنوں اپنے امتحانات کے باعث بہت مصروف رہی اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں پڑھائی پر لگاتی۔ بازل بھی بہت کم گھر آتا تھا، مگر اب معصومہ نے اسے کچھ پوچھنا ہی چھوڑ دیا۔ بازل کا محبت بھرا رویہ اسے دلی سکون دیتا، مگر جانے کہ ان 2 مہینوں میں وہ بازل کو اتنی بڑی بات نہیں بتا سکی تھی۔ گھر میں بھی زیادہ وقت اپنے کمرے میں یونیورسٹی میں گزارنے کے بعد کسی کو اس بات کا علم نہ ہو پایا تھا۔ ہاں، اس بیچ اس کی طبیعت کچھ بوجھل رہتی، مگر وہ ایک مرتبہ نوشین صاحبہ کے ساتھ جا کر ڈاکٹر کو چیک کروا چکی تھی۔ نوشین صاحبہ اس سے خفا تھی، مگر انہیں پیار سے سمجھا چکی تھی، وہ بہت جلد یہ خبر بازل کو بتا دے گی، تبھی وہ خاموش ہو جاتی۔ مگر بازل سے بہت سارے سوال پوچھنے تھے جن کو بہت آسانی سے ٹال دیتا۔ بلا شبہ معصومہ کی طبیعت میں ضد اور غصہ بہت تھا، جسے بازل کو اتنی بڑی خبر بتانے سے روک دیتا تھا۔
मगर कई मरतबा दिल में मलाल भी होता कि बादल से इतनी बड़ी खबर छुपा कर भी इसके साथ गलत कर रही है, तो फिर डूब के मर जा। कई मरतबा अपनी ज़िद को बलाए ताक रखकर बादल को बात बताने का सोचती, मगर फिर जाने कि वो बता ना पाती। बादल बाप बनने की खबर सुनकर कैसा रद्दमल देगा, ये सोचकर इसके लब अपने आप मुस्कुराते। मगर वो चाहकर भी इतने दिनों में ये खबर बादल को ना बता सकी थी। आज इम्तिहानात से फरागत के बाद वो सबके साथ लाउंज में बैठी थी। बासित भी शिराजी हाउस आया हुआ था। बासित से मासूमा की अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी। माहीन के साथ भी मासूमा की बहुत दोस्ती हो गई थी। माहीन, मासूमा, बासित, छानिया और रानिया इस वक्त पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे। जब मासूमा की पिज़्ज़ा देखकर तबीयत अजीब होने लगी, सबके स्टार पर एक टुकड़ा इसने पिज़्ज़े का बमुश्किल हलक से उतारा तो इसका दिल मतली करने लगा। मुंह पर हाथ रखकर वो फ़ौरन वहाँ से निकली। बाकी तो किसी ने ध्यान न दिया, मगर किचन से निकलती शीरी साहिबा की निगाहों से मासूमा की हरकत मख्फी न रह सकी। मुस्कुराकर मासूमा के पीछे गई। मासूमा बेटा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मासूमा के कमरे में आकर वो इसे वॉशरूम से निकलता देखकर पूछने लगी तो इसे अपने सामने अचानक शीरी साहिबा को देखकर मासूमा चौंक गई। जी ताईमा, मैं ठीक हूँ। मासूमा दुपट्टे को सर पर ओढ़ती हुई निगाहें झुकाकर बोली तो शीरी साहिबा इसके करीब गई। वो कब से है ऐसी तबीयत? वो खोजती निगाहों से मासूमा के चेहरे को देखती पूछने लगी। बस अभी वो मेरा पिज़्ज़ा खाने का दिल नहीं चाह रहा था, इन लोगों ने ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला दी, इस वजह से दिल ख़राब हो गया मेरा। आप फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मासूमा इनसे निगाहें चुराकर बोली, चलो अच्छा, डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। इस बार शीरी साहिबा संजीदगी से गोया भी तो मासूमा सट पड़ा के, नहीं ताईमा, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बौखलाहट में बोली, जबकि शीरी साहिबा ने मजीद से कुछ कहने का इरादा तक करते बादल से इस बारे में बात करने का सोचा सरलादी कमरे से बाहर निकली। अब इनका इरादा बादल को फौरी घर बुलाकर मासूमा का चेकअप करवाने का था, क्योंकि इनकी निगाहें ने जो समझा रही थी वो इतनी बड़ी बात थी जिस बाइस बचाने के लिए हर किस भी देर नहीं करना चाहती थी। और उन्होंने फ़ौरन लाउंज में लगे फ़ोन से बादल को कॉल करके बताया कि आज जल्दी घर आ जाए, मासूमा की तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही। जबकि दूसरी जानिब बादल जो कि बहुत ज़रूरी कामों में गिरा हुआ था, मासूमा की तबीयत का सुनकर परेशान हो गया। मगर बहुत जल्दी करने के बावजूद भी वो शाम से पहले शिराजी हाउस नहीं पहुंच सकता था। शाम तक आने का कहकर वो अपने ज़रूरी काम निपटाने लगा। आज इसे अपने मिशन की वजह से अपने सीनियर मेजर से मिलना था। इसके बाद इसे अपने ऑफिस जाकर अपनी टीम से मिलना था, जहाँ 6 लोगों पर मुश्तमिल इसकी टीम इसका इंतज़ार करती। मगर बार बार इसका जहन मासूमा की जानिब मबसूल हो जाता था। कॉल करने का इसे मौका न मिला, मगर मैसेज पर इसने मासूमा से तबीयत के मतलब पूछा तो मासूमा का तसल्ली बख्श मैसेज पढ़कर इसे यकगोना सुकून मिला। तबीयत कुछ संभली तो फिर से कमरे से बाहर निकली, मगर बादल का मैसेज पढ़कर इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का। यकीनन ताइमा ने बादल को इसकी तबीयत की खराबी के बायस बताया होगा। वो बादल को अपने ठीक होने का यकीन दिलाकर दोबारा लाउंज की जानी पड़ी तो इसे सीढ़ियों की एक तरफ बासित सेलफोन कान से लगाए किसी से महवे गुफ्तगू नजर आया। मगर बासित की धीमी आवाज़ और रास्ताना अंदाज मासूमा को चौकन्ना कर रहा था। बिना हट के आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बासित के पीछे जा खड़ी हुई तो किसी एहसास के तहत बासित ने फ़ौरन पीछे देखा, जब मगर मासूमा को देखकर इसे अजीब लगा। जबकि मासूमा भी बासित के अचानक देखने पर बौखला गई। क्या हुआ भाभी? मासूमा के उड़े हुए चेहरे को देखकर बासित कुछ फिक्रमंदी से पूछने लगा। कुछ नहीं, वैसे ही। तुम कहीं जा रहे हो? मासूमा इसके मजीद सवालों से बचने के लिए उल्टा इसी से सवाल करती खुद को नॉर्मल करने लगी। जी मैं बस जा रहा हूँ। बासित को कुछ अजीब तो लगा, मगर आम अंदाज में कहता किसी से फ़ोन पर बात करता लाउंज में चला गया। जबकि मासूमा का रुख दोबारा अपने कमरे की जाने था। कमरे में आकर इसने दरवाज़ा लॉक किया और बासित की अलमारी खोली। अलमारी के हिस्से को लॉक देखकर इसे शदीद गुस्सा है, मगर सर झटकती फिर से लाउंज की जाने पड़ी। मगर बासित इसे शिराजी हाउस के बैरूनी दरवाजे की जानिब जाता दिखाई दिया। मासूमा ने कुछ सोचकर फ़ौरन मुलाजमत से अपनी चादर मंगवाई बासित और इसके पीछे चल पड़ी। बासित गाड़ी की जानिब बढ़ते बासित को इसने पीछे से आवाज़ दी तो वो रुककर ना समझी से चादर में लिपटी मासूमा को देखने लगा। जी भाभी। जब मासूमा इसके रूबरू खड़ी हुई तो बासित नहायत अदब से पूछा, जबकि मासूमा इसकी बात का जवाब दिए बगैर इसकी गाड़ी में फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। जबकि बासिल के माथे पर ना समझी के बायस एक और लकीर उभरी। फिर खुद भी ड्राइविंग सीट की जाने पड़ा। कहाँ जा रहे हो? बासित के कुछ पूछने से पहले मासूमा बोली, मैं घर जा रहा हूँ। बासित ने आम से अंदाज में कहा, जबकि वाकई परेशान हुआ था कि मासूमा ऐसे क्यों पूछ रही है। ओके, मुझे तुम्हारा घर देखना है, मासूमा मुस्तहकम अंदाज में बोली। जबकि बासित इसकी बात पर चौंका था। अरे कोई मसला है क्या? बासित को पुरसोच अंदाज में अपनी जानिब तकता पाकर फिर गोए हुए। नहीं तो। मगर बासित को समझ नहीं आ रहा था मासूमा को कैसे इनकार करे, क्योंकि बासिल की इजाज़त के बगैर वैसे नहीं ले जा सकता था। प्लीज़ मुझे तुम्हारा घर देखना है। मासूमा आज ठान चुकी थी कि बासित के जरिए बासिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी, इसलिए बगैर सोचे समझे जो दिल में आ रहा था वो कर रही थी। बासित नू चित्र पवा देने ने आप तो बच के सैरते हो ही ना। ओके भाभी। बासित कहता हुआ गाड़ी ड्राइव करने लगा। शिराजी पैलेस पहुंचकर इसने गाड़ी पार्क की और मासूमा की तरफ का दरवाज़ा खोलकर इसका मुस्कुराकर अपने घर में इस्तकबाल किया। जबकि मासूमा ये आलीशान घर देकर दंग रह गई। मैं अपना मोबाइल घर भूल आई हूँ, प्लीज़ मुझे एक कॉल करनी है, तो अपना मोबाइल दे सकते हो? सिटिंग एरिया में बैठे हो बासित से मुखातिब हुई तो बासित ने अपना मोबाइल इसकी जानिब बढ़ा दिया। जबकि मासूमा मोबाइल कान से लगाए सिटिंग एरिया से निकल गई। जबकि बासित हैरान सा वहाँ बैठा रह गया। वो बासिल को मासूमा के आने की इत्तला मैसेज पर दे चुका था, जिस पर बासिल को हैरत हुई, मगर इसने महज ओके का मैसेज किया। इसे मासूमा की हरकत कुछ मशकूक तो लग रही थी, मगर वो कुछ ना बोला। मासूमा ने बहुत कोशिश की, मगर हर जगह पासवर्ड लगा देकर वह झंझला गई
और फिर सिटिंग एरिया में आकर मोबाइल बासित को थमा दिया। यहाँ आकर भी इसे कुछ हासिल नहीं हुआ। मायूस होती वो बासित से दोबारा शराजी हाउस जाने का कहने लगी तो बासित बाजिल की कॉल पर ड्राइवर से मासूमा को शराजी हाउस छोड़ने का कहकर खुद बाजिल से मिलने के लिए निकल गया, क्योंकि आज बाजिल ने सारी टीम को मिलने के लिए बुलाया था। मासूमा भी पोर्च में दाखिल हुई थी जहाँ ड्राइवर इसका इंतजार करता जब बासित की गाड़ी से गेट से बाहर जाती दिखाई दी। वो एकदम इसके दिमाग में ख्याल है और वो गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को तहकम अंदाज में बासित की गाड़ी का पीछा करने का कहा तो ना चाह ड्राइवर को मासूमा की बात माननी पड़ी। चल भी आज तो मासूमा बीबी पहुँच के रहेगी। इसकी गाड़ी बासित की गाड़ी से कुछ फासले पर थी। तकरीबन 10 मिनट बाद ही बासित की गाड़ी एक बंगले के अंदर दाखिल हुई। मासूमा ने ड्राइवर को कुछ फासले पर गाड़ी रोकने का कहा और चादर अपने वजूद पर अच्छी तरह दुरुस्त करती गाड़ी से निकल गई। पीछे ड्राइवर हक्का बक्का से इसे देखते रह गए। फिर बाजिल को कॉल करने लगा मगर बाजिल इसकी कॉल नहीं पिक कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आसपास नज़र घुमाती चल रही थी। जहाँ खासी फिरानी थी मासूमा का दिल खौफसदा तो हुआ मगर हिम्मत करती आगे बढ़ने लगी। जिस बंगले में बासित दाखिल हुआ था इसके करीब पहुंचकर वो गेट पर खड़े 2 गार्ड्स को देखकर बौखला गई। मासूमा को यकीन था कि बासित और बाजिल दोनों इसी बंगले में हैं और आज वो हर हाल में इन दोनों की हकीकत जान करेगी। गाड़ी से देखते आगे बढ़े जब मासूमा का दिल बेहद खौफसदा हुआ। इसने चादर से अपना मुंह छुपा लिया। कौन हो लड़की और यहाँ क्या कर रही हो? एक गार्ड ने से घूरते हुए पूछा तो मासूमा ने चादर पर अपनी गिरफ्त सख्त कर ली मजीद मगर हनूस खामोश रही। तभी एक बाइक पर सवार लड़का जो कि यकीनन इसी बंगले में दाखिल होने लगा था मासूमा और गार्ड्स को देखता रुके। क्या असलम? गमात गार्ड को देखता हुआ पूछने लगा जबकि मासूमा की तो जान जिस्म से निकलने लगी। इस इन तीनों से खौफ आने लगा था। दिल ही दिल में वो अपने यहाँ आने के फैसले पर पछता रही थी। पता नहीं सर, ये अंदर जाने लगी थी, हमने रोक लिया मगर ये बता नहीं रही कि कौन है। गार्ड ने मैरून चादर में लिपटी हुई मासूमा की जानिब इशारा करते हुए बताया तो हमाद मासूमा को घूरने लगा भी कुछ कहता। इससे पहले बासित आवाज़ें सुनकर गेट से बाहर निकला और सामने चादर में छुपी मासूमा हमाद और गार्ड्स को देखकर ठिठक गया। भाभी आप यहाँ? बासित मासूमा की जानिब बढ़ा जबकि हमाद भी अब चौंका था। बासित तुम्हारे भाई का है, मुझे बताओ वो अंदर है ना? मुझे अंदर जाना है। बासित को देखकर जैसे मासूमा की जान में जान आई वो आहिस्ती से बोली भाभी प्लीज़ आप रुके, मैं आपको खुद घर छोड़ कर आता हूँ, यहाँ रुकना ठीक नहीं है आपके लिए। बासित मासूमा की बात नज़रअंदाज करता हुआ गेट के अंदर दाखिल होकर अपनी गाड़ी बाहर लाने लगा मगर पहली मासूमा इसके पीछे गेट के अंदर दाखिल होगी जबकि हमाद और गार्ड चाहकर भी इस पर इसे रोक ना सके। तुम्हारे भाई कहाँ है बासित? मासूमा बासित के सामने खड़ी होकर पूछने लगी जबकि बासित ने अपना सर पकड़ लिया। प्लीज़ भाभी आप गाड़ी में बैठे, अगर भाई ने आपको देख लिया तो। बासित मासूमा को गाड़ी की जानिब इशारा करते हुए बेबसी से बोला जबकि मासूमा इसकी कोई बात खातिर में न लाती हुई आसपास देखती हाल की जानी पड़ी जबकि हमाद और बासित बेबसी से देखते रह गए। मासूमा ग्लास डोर धकेलती हाल में दाखिल हुई तो हाल में टेबल के गिर्द कुर्सियों पर बैठी रिमशा, विशाल, साहिर और बाजिल इसकी जानिब मतवज्जा हुए। बाजिल जो कि अपनी कुर्सी पर बैठा अपने सामने बैठे साइड से कुछ कह रहा था चादर में लिपटी मासूमा को बेयकीनी से देखने लगा जबकि मासूमा की निगाहें भी बाजिल की जानिब थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बासित और हमाद के हाल में दाखिल होने पर बाजिल मासूमा को देखता सर्द अंदाज में पूछ रहा था जबकि बाजिल की भारी आवाज़ और सर्द अंदाज देखकर वहाँ मौजूद तमाम नफूस का सांस सूख गया जबकि मासूमा ने अपनी घबराहट दूर करने की गर्ज से खुश्क लबों को ज़ुबान से तय किया। यही सवाल अगर मैं आपसे पूछूं? धीमी मगर मजबूत आवाज़ में बाजिल की आंखों में देखती हुई बोली जबकि बाजिल जिसका दिमाग पहले ही मासूमा को यहाँ देखकर घूम गया था अब तो इसके उल्टे जवाब पर शदीद गुस्सा है। गर्दन की रगें तन गई जबकि मुठ्ठियाँ सख्ती से भेंचे हुए बाजू की भी रगें तन गई जबकि मासूमा बाजिल की स्याह शर्ट से वाज़ेह देख सकती थी। यहाँ कैसे पहुँची तुम मासूमा? बाजिल लगता सवाल दागा था। अंदाज हनूस करख्त था। अब वो आहिस्ता आहिस्ता चलता मासूमा के करीब इसके सामने पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा हो चुका था। बाकी सब भी अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर इन दोनों को देखने जबकि बासित ने इन दोनों को मुकाबले देकर नफ़ी में सर हिलाया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि मामला कैसे बिगड़ने से बचा है। ये बात अहम नहीं है, हाँ मगर मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, क्या हो रहा है यहाँ पर? हनूस बाजिल की सुर्खी माइल आंखों में अपनी आंखें डाले वो आहिस्ती से बोली मगर खामोशी के बाद इसकी आवाज़ सबके कानों में पड़ी। बासित! मासूमा को देखते हुए बासित को पुकारा। जी। बासित अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़कर बोला तुमने तो कहा था कि ड्राइवर इसे घर छोड़ने जा चुका, फिर मासूमा यहाँ क्या कर रही है? बाजिल मासूमा को सर्द निगाहों से देखता बासित पर गुर्रा। इससे मासूमा का वहाँ आना किस कदर नागवार गुजरा था, कितना गलत किया था मासूमा ने वहाँ कर। जी मैंने ड्राइवर को कहा था मगर मुझे खुद नहीं इन्हें यहाँ देखकर हैरत हो रही है। प्लीज़ भाभी आप चले, मैं आपको खुद छोड़ कर आता हूँ घर। बासित पहले बाजिल को सफाई देता आखिर में मासूमा से मुखातिब हो मुझे कहीं नहीं जाना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप आज मेरे किसी सवाल को नहीं टाल सकते। मासूमा बासित को इनकार करती दोबारा बाजिल से मुखातिब हुई जबकि इसकी बात पर वहाँ मौजूद तमाम नफूस ने एक दूसरे को देखा। ठीक है रिमशा, अभी मासूमा को कमरे में ले जाओ, रात को मैं खुद लेकर जाऊँगा घर अपने साथ। बाजिल मासूमा को यहाँ आने की गलती को पस्त पुष्ट डालता अपना गुस्सा ज़ब्त करता तहम्मुल से बोले जबकि बासित समेत सब ने हैरत से बाजिल को देखा। वो इतना ठंडा मजाज तो नहीं था जितना मासूमा के साथ बर्ताव कर रहा था जबकि बाजिल का हुक्म सुनते ही रिमशा आगे बढ़ी थी। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी सिर्फ मेरे सवालों के जवाब चाहिए आपसे। बाजिल की आंखों में देखती वो नडर होकर बोली, साथ ही हाथ उठाकर रिमशा को रुकने का इशारा किया जबकि मासूमा की हठधर्मी पर बाजिल को बेतहाशा गुस्सा है। रिमशा बेचारी कभी मासूमा को तो कभी बाजिल को देखने लगी
ठीक है जाना, हम बात करते हैं, अभी तुम रिमशा के साथ कमरे में जाओ। बाजिल किसी की भी मौजूदगी की परवाह किए बगैर मासूमा को बाजुओं से थामकर मोहब्बत से चूर अंदाज में गोया हुआ, जबकि मासूमा इस पर झंझलाहट का शिकार हुई। मुझे बताएं आप यहाँ क्या करें मुर्शद साहब? मासूमा इसकी मोहब्बत पशपुश डालती है कि एक लफ्ज़ चबाकर बोली। हुन मासूमा ने छेतरां दी कमियां फिर जो कुछ करदा ते मीने तो शीरे भैया नहीं सही किता, ला खलाना तेरे ते अपनी करतूत नहीं देखने। जबकि बाकी सब ने हैरान कुन तासुरात लिए मासूमा को देखा। इनमें किसी ने भी कभी बाजिल की बात रद्द करने या इस तरह आंखों में आंखें डालकर कभी बात करते किसी की हिम्मत नहीं हुई थी। और अगर कोई ऐसी जुरत करता था तो बाजिल शिराजी इसका हश्र कर देता था, मगर आज मासूमा के सामने किस कदर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मोहब्बत जता रहा था। चलो मैं ले चलता हूँ रूम में, फिर थोड़ी देर तक घर चलेंगे। बाजिल अब मासूमा का हाथ थाम कर इसे खुद कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। वो रात का इंतजार इसलिए कर रहा था कि रोशनी में मासूमा को इसके साथ यहाँ से निकलते हुए कोई देख न ले। मसला क्या आपके साथ? जब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी, अगर आप आज मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। भैया को कॉल करें, मैं इनके साथ जाऊँगी। मासूमा बाजिल के हाथों से अपने हाथ छुड़ा दी, खासी चिड़चिड़ी होकर बोली, जबकि इस मरतबा बाजिल ने अपना गुस्सा जब्त करने की गर्ज से जबड़े सख्ती से भेजे। आंखें इसके अंगारे बरसा रही थी। मासूमा, बाजिल की भारी आवाज़ हाल में गूंजी। बाजिल की गुराती आवाज़ सुनकर हर कोई काम किया। बासित ने बेबसी से दोनों को देखा, जबकि मासूमा का वजूद भी लरस गया। मुझे जवाब चाहिए, आपने सुना? आपसे सुना आपने? मासूमा अपनी आवाज़ और वजूद की कपकपाहट पर काबू पाती बाजिल की सख्ती से भींची मुट्ठियों पर निगाहें जमाए बोली, मगर इससे पहले बाजिल कुछ कहता मासूमा सर पर हाथ रखती लड़खड़ा गई। इससे पहले बुरी तरह ज़मीन बोस होती बाजिल ने इसे अपने मजबूत बाजुओं के हसार में कर लिया। जाना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? आंखें खोलो। एक हाथ मासूमा की कमर के गिर्द हायल किए करते हुए वो इसका चेहरा थपथपाकर लहजर अंदाज में परेशानी लिए बोला था। बाकी सब भी अचानक मासूमा के बेहोश होने पर घबरा गए, जबकि बाजिल मासूमा को बाहों में भरे हाल में मौजूद एक कमरे में ले गया। वो अचानक मासूमा के बेहोश हो जाने पर इस कदर परेशान हो गए कि सभी से देखकर हैरान हो रहे थे। रिमशा, डॉक्टर को बुलाओ, हरी अप। अपने पीछे आती रिमशा को कहता हुआ मासूमा के सारे से कमरे में लाता सिंगल बेड पर लटा चुका था। थोड़ी देर में डॉक्टर हुमा रूम में दाखिल हुई तो बाजिल परेशान था। मासूमा का एक हाथ थामे दूसरे से इसके भालों का सहला रहा था। डॉक्टर को चेकअप का बोलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब हाल में बासित, रिमशा और विशाल परेशान खड़े हुए थे। बाजिल ने एक नज़र देखता खुद भी परेशानी से चक्कर काटने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर निकली तो बाजिल जल्दी से इनकी जाने पड़ा। मासूमा कैसी अब? अचानक ही बेहोश होगी? बाजिल जल्दी से पूछ रहा था। डॉक्टर हुमा भी सीक्रेट ऑफिसर थी जो हमेशा बाजिल के काम आई थी। सर यू डोंट वरी, बीपी लो हो गया था आपकी मिसेस का, बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको अच्छी डाइट की ज़रूरत है, अभी वो ठीक में आप मिल सकते हैं। डॉक्टर हुमा मुस्कुराकर बोली, जबकि बाजिल का दिमाग तो इसकी ऐसी कंडीशन वाली बात पर अटक गया। कैसी कंडीशन? बाजिल के जल्दी से पूछने पर डॉक्टर हुमा ने इसे हैरान होकर देखा। मेजर, यू नो दैट शी इज़ 3rd month प्रेग्नेंट। डॉक्टर हुमा हैरत से पूछ रही थी, जबकि बाजिल का तो दिमाग 3 महीने पर ठिठक गया। आर यू श्योर डॉक्टर? बाजिल ने तस्दीक चाही थी, क्योंकि इसका दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि मासूमा 3 महीने तक कैसी ये बात इससे मख्फी रख सकती है। यस मेजर। डॉक्टर हुमा के साथ साथ बासित में रिमशा और विशाल भी बाजिल की बेखबरी पर हैरान हुए, जबकि बाजिल ने इनकी बात सुनते ही कमरे की जानिब कदम बढ़ाए जहाँ मासूमा मौजूद थी, क्योंकि अभी सिर्फ बाजिल को मासूमा से इसके सवाल के जवाब चाहिए थे। वो कमरे में दाखिल हुआ तो मासूमा बेड पर सर झुकाए बैठी थी। बाजिल ने इसकी कलाई जकड़कर अपने सामने खड़ा किया तो बौखला गई। तुम ये बात जानती थी? बाजिल की धाड़ती आवाज़ कमरे में गूंजी, जबकि मासूमा बखूबी समझ चुकी थी कि बाजिल की बात का इशारा किस जानिब था। मासूमा ने निगाहें बाजिल की गर्दन की तनी हुई रगों की सिमत करते हुए हंकारा बढ़ा। कब से? बाजिल ने अगला सवाल भी फ़ौरन किया। मासूमा ने अपनी पलकें उठाकर बाजिल की बेतहाशा सुर्ख आंखों में झांका। काफ़ी दिन से, वो लरसते वजूद के काबू करती बोली। इसकी बात सुनकर बाजिल ने बेयकीनी से इसे देखा और इसकी कलाइयाँ छोड़ दी। अब बाजिल एकदम तैश में और अपने हाथ का मुक्का बनाकर पहले शीशे की मेज़ को तोड़ा, फिर दीवार पर हाथ मारने लगा। इसकी इस जारहाना कार्रवाई पर मासूमा का दिलो जान कांप उठा। इसे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे बाजिल शीशा और दीवार इसके वजूद को तसव्वुर करता अपना गुस्सा इन चीज़ों पर निकाल रहा। आंखें बंद करती हुई बेड पर बैठकर बेआवाज़ रोने लगी, जबकि बाजिल के हाथ से खून बहता हुआ फर्श को रंग रहा था, मगर वो रुका नहीं और मासूमा को उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं थी। आफरीन है बाजिल शिराजी तुम पर, इतने महीनों में अपनी बीवी का एतमाद तक नहीं जीत सके तुम। बाजिल अब मेज़ उठाकर ज़ोर से फर्श पर मारता हुआ धाड़ा, जबकि मासूमा के रोने में मज़ीद शिद्दत आ गई थी। मेजर बाजिल शिराजी नाम है मेरा, एक सीक्रेट ऑफिसर भी हूँ मैं। कुछ दिन सब्र कर लेती तुम, अपने मिशन के असूलों की वजह से फ़िलहाल हकीकत नहीं बता रहा था तुम्हें, मगर आज तो वैसे भी तुमने यहाँ आकर हर हद पार कर दी। मासूमा को बगैर देखे बाजिल धाड़ा था और साइड टेबल पर पड़ा लैंप उठाकर फर्श पर दे मारा, जबकि मासूमा के कानों में बाजिल के अल्फाज गूंज रहे थे। वो अपना रोना भूलकर बेयकीनी के आलम में बाजिल को देख रही थी। कोई गैर कानूनी घटिया काम नहीं करता मैं, बल्कि पाक फौज के लिए काम कर रहा हूँ। वो फिर से बुलंद आवाज़ में बोला था। अब मासूमा अपनी कम अकली पर आंसू बहा रही थी। शर्मिंदगी के बायस वो बाजिल से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। अब बाजिल मासूमा की जानिब बढ़ा, जब मासूमा सहम कर बेड पर सिमट गई थी।
बाजिल ने इसे बाजू से थाम कर अपने सामने खड़ा किया। क्यों ये बात छुपाई मुझसे? लफज से बाकर अदा करता हुआ इसके रोने की बाईस सुर्ख हुए चेहरे को देखता गुर्राया, जबकि मासूमा महज सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मासूमा को खामोश पाकर मजीद इश्तियाल में आ गया। क्यों मासूमा, क्यों मेरे बच्चे को गुनाह की तरह छुपाया तुमने मुझसे? डैम इट, औलाद है वो मेरी, खून है मेरा। क्या ये बात सबसे पहले जानने का हक नहीं था मुझे? 3 महीने तक क्यों ये बात छुपाई मुझसे? बाजिल ठाड़ा था, जबकि इसकी बात सुनकर मासूमा ने तड़प कर इसे देखा। मुझे माफ़, शट अप, जस्ट शट अप। मासूमा ने माफ़ी मांगनी चाहिए जब बाजिल ने इसे डपट दिया तो मजीद सहम गई। दूर हो जाओ, फिलहाल मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अगर एक और लम्हा तुम मेरे सामने खड़ी तो खुदा की कसम मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। जाओ। बाजिल फिर से ठाड़ा था। मासूमा ने सख्ती से अपने आंसू साफ किए। बाजिल को बेबसी से देखती कमरे से निकल गई। बहुत चंगा है तेना, तेन छितना की कमी है बस। मासूमा रोती हुई कमरे से बाहर निकली तो सामने बासित, रिमशा और विशाल भी परेशान खड़े थे। मासूमा ने लगातार बहते हुए आंसुओं को एक बार फिर सख्ती से हाथों की पूंछ से साफ किया और चादर को सर पर दुरुस्त करने लगी। भाभी आप प्लीज़ रोए नहीं और यहाँ बैठे प्लीज़। बासित मासूमा के रोने के बाद सुर्ख हुए चेहरे को देखकर कुर्सी की जानिब इशारा करता हुआ इसरार कर रहा था, जबकि मासूमा रिमशा और विशाल को एक नज़र देखती खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। फिर बासित ने रिमशा को इशारा किया तो हाल से बाहर किसी काम की गर्ज से निकल गई। बासित काफ़ी हद तक मामला समझ चुका था, मगर बोला कुछ नहीं। मैम प्लीज़ टेक इट। थोड़ी देर बाद रिमशा जूस का ग्लास थामे मासूमा के सामने करती मुस्कुराकर बोली तो मासूमा ने आंसू से भरी आंखों से रिमशा के हाथ में पकड़े ग्लास को देखा, फिर बासित को देखा। प्लीज़ जूस पिए आप, और रोए नहीं, भाई का गुस्सा ऐसा ही है। बासित रिमशा के हाथ से ग्लास लेकर खुद मासूमा के सामने करता गोया हुआ तो मासूमा ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर ग्लास थाम लिया, लबों से लगा ली। चंद घूंट पीने के बाद इसने ग्लास मेज़ पर रख दिया, मगर अब मासूमा की आंखें बिल्कुल खुश्क हो गई थी। अब वो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी गैर मुरई नुक्ते को तके जा रही थी। बासित ने एक सरदा भरकर एक नज़र मासूमा की पथराई हुई आंखों पर डाली और दूसरी निगाह बंद कमरे के दरवाजे पर जहाँ बाजिल था। बासित समझ सकता था कि वो दोनों ही अपनी जगह ठीक है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि दोनों आज इस अजियत से गुजर रहे थे। मासूमा के आंसू तो रुक चुके थे, मगर दिल में मलाल बढ़ता जा रहा था। इसने हमेशा गुस्से में बाजिल को अपनी ज़ुबान से तकलीफ दी थी। वो कितना ख्याल करता था, मान और इज्जत देता था इसे, मगर हर बार वो इस पर शक करती थी। वजह ये भी थी कि बचपन से बादल ताला जान के करीब रहा था। मासूमा को बादल से हमेशा इसलिए चिढ़ होती थी ताला जान बस इसी से प्यार करते। फिर शादी के वक्त भी बादल को लेकर इसके दिल में कितने वहम, शक और बदगुमानियाँ थी। बादल हमेशा इज्जत और मोहब्बत देकर इसे एहसास तो दिलाता था, मगर फिर भी हालात हमेशा बादल के खिलाफ रहे। वो बादल की बीवी थी, और कौन सी भी अपनी बीवी अपने शौहर के बगैर बताए दिन रात घर से बाहर रहना बर्दाश्त करती है। हाँ, मगर इसने बादल से बहुत बार तलख कलामी की, जिसका इसे हमेशा अफसोस होता था। मगर ये भी हकीकत है कि इन दोनों के मजाज में गुस्सा और ज़िद थी, और हमेशा बादल अपना गुस्सा जब्त करता था, जबकि वो खुद तो ज़ुबान के ज़रिए गुस्सा बादल पर निकाल देती थी। मगर बादल कई मर्तबा तहम्मुल का मुजाहरा कर चुका था। इस बार अगर मासूमा की गलती पड़ी थी तो बादल भी कसूरवार था। ज़्यादा तकलीफ मासूमा को ये बात दे रही थी कि वो अपनी ज़िद में आकर बादल को 3 माह तक इतनी बड़ी खुशखबरी नहीं बता सकी। तो लाख लानत है फिर तेरे थे। 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे मासूमा को एक ही सिमत कुर्सी पर बैठे हुए, जिससे इसका अकड़ गया था, मगर वो गुमसुम सी बैठी इस कमरे के बंद दरवाजे को देखे जा रही थी। अब तो अंधेरा भी फैल रहा था, मगर बादल कमरे से बाहर नहीं निकला था। एक तरफ लैपटॉप पर निगाहें जमाए मासिद बेबस सा बैठा हुआ था। बार बार मासूमा का अफसरदा चेहरा देखकर इसे तकलीफ हो रही थी, मगर तसल्ली देने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकता था। उन्होंने मीटिंग भी बर्बाद की थी अज दी। दरवाज़ा खुलने की हट पर हाल में मौजूद चारों नफूस की तवज्जो इस जानिब मबसूल हुई। बाजिल अपने भूरे बालों की हाथ की उंगलियों से सेट करता मासूमा की जानिब बढ़ रहा था। मासूमा भी पूरी तवज्जो से इसे देख रही थी। सियाह पैंट शर्ट पहने, दाएं हाथ पर रुमाल बंधा हुआ था। यकीनन ये खून रोकने की कोशिश की गई थी। चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी और आंखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। मासूमा को जाने के एक बार फिर शिद्दत से रोना आया, जबकि हाल में मौजूद बासित, रिमशा, विशाल और बाजिल को देखते एहतरामन खड़े हो गए। बाजिल अपनी निगाहें मासूमा पर जमाए इसकी जानिब बढ़ा तो मासूमा सहम गई। रात हो गई, अब चले जाना। मासूमा के नज़दीक पहुंचकर अपने बाएं हाथ से मासूमा का दायां हाथ थामता वो अपनी सुर्खी माइल आंखों से मासूमा की आंसू भरी आंखों में देखता बेहद मोहब्बत से बोला, जबकि बाजिल के अंदाज पर मासूमा समेत सब ने हैरानकुन तासराती बाजू को देखा। रिमशा, अभी मैं घर जा रहा हूँ, कल इसी टाइम मीटिंग रखते हैं, सबको बता देना, बाय। मासूमा की हैरत से फैली आंखों को नज़रअंदाज करता हुआ उसका हाथ थामे चलने लगा था, और फिर रिमशा को बगैर देखे कहते हुए मासूमा को लिए हाल से निकल गया। पीछे रिमशा और विशाल ने पहले हैरत से बाजिल और मासूमा की पुश्त देखकर फिर बासित को। शी इज़ सच अ लकी गर्ल। मासूमा और बाजिल के निकलने के बाद विशाल मासूमा पर रश करती हुई बोली तो रिमशा और बासित का भी सकता टूटा। इन तीनों को इतना सब होने के बाद बाजिल की इतनी जल्दी ठंडे हो जाने पर खुशगवार हैरत हो रही थी। सर इश्क करते हैं मैम से, आई एम 100% श्योर। रिमशा मुस्कुराकर यकीन से बोली, जबकि बासित और विशाल ने मुस्कुराकर इसकी तायद में सर हिलाया। बाजिल ने मासूमा को गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर आराम से बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मासूमा थोड़ी थोड़ी देर बाद तिरछी निगाह से बाजिल के स्पार्ट चेहरे को देखती थी, मगर बाजिल को मुखातिब करने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। बाजिल भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करता रहा, एक नज़र भी वो मासूमा पर डालना गवारा नहीं कर रहा था। इस दौरान बाजिल ने जेब से मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया और कान से लगा लिया। वो कॉल पर किसी अच्छी सी गाड़ी डॉक्टर का पूछ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के आगे रुकी।
बाजिल पहले खुद बाहर निकला, फिर खुद मासूमा का हाथ थाम कर बाहर निकाला। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ने लगा। जबकि मासूमा भी इसकी तकलीद में चलती आगे बढ़ने लगी। डॉक्टर से चेकअप के बाद वो फिर गाड़ी में आ बैठे, मगर मासूमा बाजिल के हाथ पे बंधे रुमाल को बार बार देख रही थी। इसमें बाजिल को अपने हाथ की बैंडेज करवाने का कहने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मासूमा की बार बार अपने हाथ पर उठती नज़रों को देख बाजिल बखूबी समझ रहा था। यू डोंट वरी जाना, मैं खुद बैंडेज कर लूँगा। वो एक नज़र मासूमा के मुरझाए हुए चेहरे को देखता धीमी आवाज़ मगर सर्द अंदाज में बोला। तो मासूमा सटपटा गई और फ़ौरन निगाहें चुरा गई, जबकि बाजिल ने नफ़ी में सर लाते हुए गहरा सांस लिया। बाजिल हॉस्पिटल पहुंचने से पहले शीरी साहबा को मासूमा की प्रेगनेंसी की खबर दे चुका था और जल्द घर आने का भी बता चुका था। वो दोनों जब घर पहुंचे तो शिराजी हाउस में जश्न का समा था। जाने बाजिल ने सबसे क्या कहा जिस बाइस किसी ने मासूमा को मुबारकबाद के सिवा मजीद कोई सवाल ना पूछा। दादा जान और दादी जान कई बकरे मासूमा के सदके दे चुके थे। हर कोई मासूमा की तोका के ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था और इस सबको इतना खुश देखकर मासूमा को बेहद शर्मिंदगी हुई थी कि वो इतनी बड़ी बात इन सबसे क्यों छुपाए हुए थी। कुछ देर में खाना खाने के बाद बाजिल इसे लेकर कमरे में आ गया, मगर बेड पर बिठाने के बाद वो खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। जबकि मासूमा के रुके आंसू फिर से बहने लगे। जब बाजिल फ्रेश होकर बाहर निकला तो मासूमा बेड की पुश्ते से टेक लगाए आंखें मूंदे लेटी हुई थी। बंद आंखों से भी इसके आंसू चेहरे पर बह रहे थे। बाजिल तौलिया रखते हुए मासूमा की जाने पड़ा और बेड की दूसरी सिमत आकर मासूमा के करीब लेट गया। तो मासूमा ने फ़ौरन अपनी आंखें खोलकर इसे देखा। वो शर्ट से बेनियाज सियाह ट्राउज़र पहने इसके बिल्कुल करीब था। जाना, रोना बंद करो प्लीज़। बाजिल मासूमा को बाजू से पकड़कर अपने करीब करता है नरम मगर मुस्तहकम अंदाज में बोला। अब मासूमा अपना जब्त खो बैठी और बाजिल के शाने पर सर रखे दोनों हाथ इसके नम सीने पर जमाए शिद्दत से रोने लगे। अपनी जान रो बह के। बाजिल अब नरमी से इसके बाल से हिला रहा था। कई लम्हे यूं ही वो इसके कंधे पर सर रखे फूट फूट कर रोती रही। फिर बाजिल ने इसे खुद से जुदा करता इसके जया दोनों हाथों में थाम कर देखने लगा। आंखें और नाक रोने के बाद शदीद तुरक हो रही थी, जबकि वो सर और निगाहें झुकाए बेआवाज़ रो रही थी। जाना प्लीज़। अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से मासूमा के बहते आंसू साफ करता हुआ इसके माथे पर लब रखता मोहब्बत से बोला, पापा प्लीज़ मुझे माफ़। वो बाजिल की आंखों में देखती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी, मगर बात मुकम्मल करने से पहले वो फिर से शिद्दत से रोने लगी। जाना, तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, इसी तरह मेरे अमल का रद्द-अमल दिया तुमने। माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गुस्से में बात की तुमसे, जबकि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो शायद इससे भी ज़्यादा बुरा रद्द-अमल देता। प्लीज़ रो मत, प्लीज़ जाना। माँ सदके चली जाते हैं साथ खून माफ़। बाजिल अब मासूमा के दोनों हाथों को अपने लबों से लगाकर धीमी आवाज़ में कह रहा था, जबकि मासूमा इसे बेयकीनी से देख रही थी। हम दोनों हम सफ़र हैं, हम राज हैं, मगर मैंने अपनी हम राज से अपना राज छुपाया। एक मसलहत के तहत किया था, मगर बहरहाल तुम शर्मिंदा मत हो और ना माफ़ी मांगो, क्योंकि गलती तुम्हारी नहीं थी। हाँ बहुत बोल जाती हो तुम, मगर गलत नहीं हो। एक्चुअली हम दोनों में एक जैसी आदत है, इसलिए तजाद रहता है। बहरहाल आज मैं मेजर बाजिल शिराजी अपनी बीवी मासूमा शिराजी से वादा करता हूँ कि आइंदा कुछ भी हो जाए मगर कभी भी अपनी जाना से सख्त अंदाज में बात नहीं करूँगा। माँ सदके चली जाए। फिर उन देखो उन दी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करता रही। मासूमा के चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता हुआ नरमी से मजबूत अंदाज में कह रहा था, आप बहुत अच्छे। मासूमा सर शारोती निगाहें झुकाए बोली, नहीं जाना, तुम्हारे साथ ने मुझे ऐसा बना दिया, वरना मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ। जानती हो, अम्मी के बाद तुम वो औरत हो जिसके लिए मेरे दिल में दिन ब दिन एहतराम बढ़ता गया। अच्छी तुम हो, बल्कि बहुत अच्छी हो। अगर तुम अपनी ज़ुबान से सख्त अल्फाज बोलती थी तो मैंने भी तुम्हें तकलीफ़ दी है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और याद रखना, बाजिल शिराजी ने अगर वादा किया तो मरते दम तक अपना वादा निभाएगा। वो मासूमा के नाक से अपने नाक को मस करता बोला। अब मासूमा ने अपने दोनों हाथों को बादल के चेहरे पर टगाकर इसकी बेशिकन पेशानी पर मोहब्बत से मोहर सबत की। मासूमा की कार्रवाई पर बादल के चेहरे पर तबस्सुम बिखरा, जबकि मासूमा एक हाथ बादल के सीने पर रखती अपना चेहरा इसके कंधे पर टका गई। मुझे इतनी बड़ी बात इतने दिनों तक नहीं छुपानी चाहिए आपसे। आपको बहुत बुरा लगा ना? वो लहजे में शर्मिंदगी लिए बोली थी, जबकि बादल एक हाथ इसकी कमर के गिर्द हाइल के दूसरे हाथ से इसके बालों में उंगलियां चला रहा था। जो मैंने छुपाया वो भी बहुत बड़ी बात थी। मुझे तो चंद पल अजियत पहुंची, मगर तुमने 5 माह अजियत में गुजारे। मैं समझ सकता हूँ कैसे कैसे ख्याल बदगुमानी मेरे मुतालिक तुम्हारे दिल में आई होगी। इस हिसाब से ज़्यादा गलती मेरी थी। बहरहाल अब ये मत सोचो, बातें मत सोचो और अपने दिमाग को हर टेंशन से दूर रखो। बाजिल इसके बालों पर लब रखता मोहब्बत से चूर अंदाज में गोया हुआ, जाना, बाप बनने का एहसास कितना खूबसूरत है, ये आज मालूम हुआ मुझे। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगा, इतना कि जितना मेरे बाप ने ना दिया। दुनिया की हर खुशी दूंगा और मेरे बेबी की मामा का बहुत शुक्रिया जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। मासूमा के पेट पर हाथ रखता हुआ मुस्कुराकर बोल रहा था। मासूमा के चेहरे पर हया के रंग बिखरे थे। आप खुश हैं ना? मासूमा झिझकते हुए पूछ रही थी। लफ्ज़ मेरी खुशी बयान नहीं कर सकते। आज इस खूबसूरत एहसास ने चंद पल में मेरे दिल में मज़ीद तुम्हारी इज्जत बढ़ा दी है। बेसब्री से मुझे इस वक्त का इंतज़ार है जब मैं अपनी औलाद को अपने सीने से लगाऊंगा। बाजिल खोए खोए अंदाज में बोल रहा था। जानती हूँ मासूमा, 3 साल पहले मैं अपने मिशन की वजह से फ़ौरन जेल में रह कर आया हूँ। वहाँ मैं तकरीबन 2 माह तक रहा। वो कोई आम कैद नहीं थी। वहाँ से बचकर आना नामुमकिनात में से था। मैंने वहाँ इस कदर अजियत सही कि मेरे अंदर से ख्वाहिश मर गई थी। कोई खुशी खुशी लगती नहीं। इन 2 माह की मशक्क़त भरी कैद ने मुझे इतना सख्त बना दिया कि मुझ पर हर वक्त बेहिसी रहने लगी। 3 साल का अरसा वक्त गुजारने के बाद मैं आज भी वो अजियत नहीं भूल सका।
میری شخصیت بدل دی تھی اس قید نے. آج بھی میرے مزاج میں اذیت اور تکلیف کی آمیزش ہے، مگر پھر جب میں تم مجھ سے ٹکراتی تھی، میرے آگے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی، میں آہستہ آہستہ تمہارے بارے میں سوچنے لگا. معصومہ شیرازی وہ واحد لڑکی جو بادل شیرازی کے حواسوں پر سوار رہتی ہے. پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کر تم سے شادی کا فیصلہ کیا. میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی تھی اس معاملے میں، مگر میں بے بس تھا. میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے تم سے بہت محبت تھی. ہاں، مگر اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی جانا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا. جو میرے دل سے ہر خواہش مر گئی تھی، وہ تمہارے ساتھ نے پھر سے جگا دی. اور یہ بات میں پورے دل سے مانتا ہوں کہ عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی. تم نے میری زندگی میں رنگ بھر دی. بازل اس کے دونوں رخسار اپنی انگلی کے پوروں سے سہلاتا دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا. معصومہ کو بازل کے الفاظ اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. آپ میری زندگی ہیں. آپ نے مجھے سکھایا کہ محبت محض الفاظ کی صورت میں اظہار کر کے نہیں کی جاتی، بلکہ انسان اپنے عمل سے بھی اظہار کر سکتا ہے. آپ نے مجھے اتنی عزت اور مان دی کہ مجھے اپنی خوش بختی پر خود ہی رشک آ رہا ہے. معصومہ شیرازی اس بات کا دل سے اعتراف کرتی کہ مرد اگر عزت و احترام کرنے پر آئے تو عورت کے لیے دنیا جنت بن جاتی ہے. میں معصومہ بازل شیرازی آپ سے آج سے میں کہتی ہوں کہ مجھے محبت کرنا آپ نے سکھایا میجر صاحب. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مرشد صاحب، اور اپنی آخری سانس تک آپ سے محبت کروں گی. آپ کی عزت کروں گی اور خدا کی ذات کے بعد آپ پر بھروسہ کروں گی. دیکھنے بی بی تو اپنے الفاظ سے کنہ کا قائم رہندی. بازل کے ہاتھ اپنے نازک ہاتھوں میں لیتی ہوں مدھم آواز میں کہہ رہی تھی. آخر میں وہ بازل کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی مسکرا کے، جبکہ بازل نے جواباً اس کے لبوں پر بوسہ دیا. ایک بات کہوں؟ چند لمحوں بعد کمرے کی خاموشی میں معصومہ کی مدھم آواز نے ارتعاش برپا کیا. بالکل جانا. بازل اس کی آنکھوں میں دیکھتا کہنے لگا تو معصومہ نے بھی اپنی پلکوں کی بارشی سے دیکھا. میں چاہتی ہوں خدا ہمیں بیٹا دے، اور وہ بالکل اپنے بابا جیسا ہو. معصومہ کی شرماتی ہوئی آواز پر بازل کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی. خدا بیٹا دے یا بیٹی، یہ اس پاک ذات کی مرضی. بس نیک اور صالح اور صحت مند اولاد دے، اور ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق دے. بازل ہنوس مسکراتے ہوئے گویا ہوا، جبکہ معصومہ نے اس کی بات پر آمین کہا. ویسے میری خواہش ہے کہ خدا ہمیں بیٹی دے جس میں اتنی محبت سے پالوں کہ بیٹی کو بہت سمجھنے والے لوگ بھی تجسس میں مبتلا ہو جائے کہ بیٹی کے واقعی سکون ہوتی ہیں، جو بازل شیرازی کے چہرے پر دیکھ رہا ہے. بازل پھر سے لہجے میں محبت لے گویا ہوا تھا، جبکہ معصومہ نے اس کے سینے میں اپنا سر رکھ لیا. ایک خوبصورت رات ان دونوں کو ایک دوسرے کی قربت میں سرشار کری تھی. چلو انہوں کا معاملہ بھی حل ہویا. مہین آپ اکیلے اکیلے کیوں بیٹھی مسکرا رہی ہیں؟ قائم جب کمرے میں داخل ہوا تو مہین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود بخود مسکرا رہی تھی. قائم کی بات پر وہ چونکی. ابھی تھوڑی دیر پہلے معصومہ کی ایکسپیکٹ کرنے کی خبر ہی نہیں ملی تھی. وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے. کچھ نہیں، معصومہ کے بارے میں سوچ رہی تھی. سب لوگ کتنے خوش ہیں نا گھر میں. بازل بھائی بھی بہت خوش دکھائی دے رہے تھے. خبر ہی ایسی ہے. شکر الحمدللہ. شکر الحمدللہ. مہین قائم کی سمت رخ کرتی بھی اشتیاق سے بولی تھی. ہاں ماشاءاللہ، بہت عرصے بعد ایسی خوشخبری آئی ہے شیرازی ہاؤس میں. ایک تو میں نے نا ابھی نیٹ آن کر لیا آپ لوگوں کو ایپیسوڈ دینے کے لیے، تو اب مجھے نا وہ دھڑکا ہی لگا ہوا کسی وقت بھی کسی کی کال آ جانی ہے تو میرا نا ریکارڈنگ تباہ ہو جانی ہے. آپ بھی بہت خوش نظر آ رہے ہیں. قائم کے مسکراتے چہرے پر نگاہیں جمائے مسکرا کر بولی. خوشی ان دونوں کے چہروں سے آیا تھی. ماموں بننے والا ہوں میں، خوش کیوں نہ ہوں گا؟ قائم مہین کے دل کے سراپے کو دیکھتا کہہ رہا تھا. یہ بات تو ہے. مہین نے مسکراتے ہوئے اس بات پہ سر ہلایا. اب آپ یہ خبر کب دے رہی ہیں مجھے؟ مہین کی کمر کے گرد دونوں بازو حائل کرتے وہ اسے قریب تر کرتا شوخ انداز میں پوچھا تھا، جبکہ مہین اس کے اچانک زمانی انداز پر بوکھلا کے شرماتی ہوئی بے اختیار نگاہیں جھکا گئی. آئی لو یو مہین. مہین کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کے لبوں پر جھکا تھا. یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں آپ؟ آج سب کے اسٹار پر بازل شیرازی ہاؤس میں ہی رکا تھا. بلا شبہ بازل نے سچ کہا تھا. وہ ان سب کی محبتوں سے خود کھنچا چلا آتا تھا، اور آج تو ویسے بھی بہت خوش تھا کہ وہ چاچو بننے والا تھا. اپنے کمرے کے ٹیرس پر کھڑا وہ سرسری سے آس پاس جائزہ لے رہا تھا جب لان میں کھڑی ہانیہ سے دکھائی دی. وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے کمرے سے نکلا لانچ میں پہنچا. جب اس کی آواز پر ہانیہ چونکی. وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. ان چند ماہ میں اب تھوڑی بہت مگر بات کر لیتی تھی باسط سے. مجھے اس خوشی میں نیند نہیں آ رہی کہ میں چاچو بننے والا ہوں. مگر ہانیہ آپ کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ ہانیہ سے تھوڑا فاصلہ رکھتا ہوں مسکرا کر پوچھ رہا تھا. مجھے ڈبل خوشی کیونکہ میرا ڈبل رشتہ. میں تو خالہ بھی بننے والی ہے، پھپھو بھی. ہانیہ بھی اپنے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ سجائے شوخ انداز میں بولی. ابھی آپ کو ٹرپل خوشی بھی ہوگی. باسط نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھیں شرائط کا پتہ دے رہی تھی. کیا مطلب؟ ہانیہ نے ناسمجھی سے باسط کو دیکھتے ہوئے پوچھا. مطلب ٹرپل رشتہ، ٹرپل خوشی. خالہ اور پھپھو تو آپ پہلے بننے والی ہیں. میں تو آپ کو چاچی کے رتبے پر فائز کرنا چاہتا ہوں. ماں صدقے چلی جائے پھر باسط تیرے تو. باسط آس پاس دیکھتا اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، جبکہ ہانیہ نے اسے گھور کر دیکھا. اب وہاں رکنا ہانیہ کے لیے محال تھا، اس لیے ایک لمحے سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بھاگی. پیچھے کھڑے باسط کا جاندار کہکا فضا میں بلند ہوا. باسط اور ہانیہ کی نکاح کی تقریب اپنے عروج پر تھی. شیرازی ہاؤس کو خوبصورتی سے سجایا گیا. مظفر شیرازی کے تیسرے پودے کی نکاح کی دھوم ہر ٹی وی چینل پر ہو رہی تھی. یہ رشتہ بازل کی حتمی رائے سے طے پایا تھا. بازل نے اپنا خیال مظفر صاحب سے کہا تو وہ خاصے خوش ہوئے، اور پھر پہلی مرتبہ شیرازی ہاؤس میں ہونے والے فیصلے میں باہم بیٹھ کر گھر کی تمام خواتین سے مشورہ لیا گیا، جس پر تمام خواتین نے حیرت کا اظہار کیا. چچی جان کی تو باقاعدہ آنکھیں نم ہو گئی.
इन्होंने कब सोचा था कि इस तरह इत्ते मान से बासिल इंसान की बेटी का हाथ बासित के लिए मांगेगा। सरशारी से रिश्ता कबूल कर लेकर निकाह की तारीख रख दी गई। मासूमा को जब मालूम हुआ तो इसकी खुशी के इंतहा न रही, जबकि बासित और हानिया से बासिल ने खुद इनकी मर्जी पूछी, जिस पर बासित की तो मुस्कुराहट ही कंट्रोल नहीं हो रही थी। बिलाशबा अपनी खुशी बासिल से छुपा नहीं सका था, जबकि हानिया ने सर को झुकाकर अपनी मर्जी जाहिर कर दी। निकाह की साथ करीब आई तो हानिया को दुल्हन के रूप में सजा कर लाया गया। सुरख लहंगे में अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ वो बासित के बिल्कुल करीब बैठी हुई थी। एक पल को तो दोनों की नज़रें मिली तो दोनों की धड़कन तेज़ हुई। हानिया ने फ़ौरन निगाहें झुका ली, जबकि बासित अभी भी मुसलसल हानिया की खूबसूरत सरापे को अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए था। छोटे, अभी निकाह नहीं हुआ, अपने बेकाबू जज्बात को काबू में रखो और निगाहें भी कंट्रोल रखो। बासित की बेकरारी कायम की निगाहों से मख्फी नहीं रही थी। मुस्कुराहट दबाता और बासित को आंखें दिखाता लफ्ज़ चबाकर बोला था, जबकि पास खड़े बादल की ज़ीरक निगाहें अपने भाई पर थी। वो मुतमिन था कि बासित हानिया को पसंद करता। बासित की पसंदीदगी इसकी निगाहों से छलकती थी। अपने फैसले पर हाय मैंने ला दिया, कॉल आ गई थी। जबकि पास खड़े बासिल की ज़ीरक निगाहें अपने भाई पर ही थी। वो मुतमिन था कि बासित हानिया को पसंद करता। बासित की पसंदीदगी इसकी आंखों से छलकती थी। अपने फैसले पर इसे मज़ीद सुकून हुआ था। भाई एक फेवर ही दे दे। बासित कायम के कंधे पर बाजू हमाल करता राजदारी से गोया हुआ, जबकि कायम ने नासमझी से बासित की आंखों में देखकर सवालिया अंदाज में भवेश गई। बाजिल भाई से सिफारिश करके निकाह के बाद रुखसती भी करवा दे। चेहरे पर बला की मासूमियत से जाए अंदाज में इल्तिजा लिए बासित बोला, किस खुशी में? बासित की भूरी आंखों में शरारत देखकर कायम ने सख्त अंदाज में घूरा और मसनूई गुस्से से बोला, अब सब्र नहीं हो रहा भाई। बासित की जुमानी बात पर कायम ने बिना किसी लिहाज के एक मुक्का बासित की कमर पर जड़ा, जबकि बासित की गहरी मुस्कुराहट कहके में बदल गई। क्या बात है, क्या बात है देवर जी, आज तो आपके कहके कंट्रोल नहीं हो रहे, इस कदर खुशी, माशाल्लाह। मासूमा, बासित का कहका सुनकर बहुत से लोग इसकी जानिब तवज्जो हुए, जबकि मासूमा अपना भरा भरा वजूद दुपट्टे से ढांपती कायम और बासित की जानिब आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती पहुंची और शरारत से बोली, अरे भाभी, आपके शरीफ और मासूम देवर की खुशी को चार चांद तब लगे जब आप ही बादल भाई को आज ही रुखसती पर राज़ी कर लें। देख कैसा है। कायम के साथ दाल न गलती देखकर बासित ने मासूमा का रुख किया, जबकि कायम ने मासूमा को मुस्कुरा कर देखा। यही खुशखबरी देने आई हूँ मैं कि हानिया शिराजी की रुखसती आज ही बासित शिराजी से तय पाई है। मासूमा खुश दिली से कहती बासित को हैरान कर गई, रियली भाभी? हाँ, बासित ने यकीन दहानी चाहिए। हाँ, विद योर ब्रदर सबका यही डिसीजन है। मासूमा मजीद बासित की मालूमात में इजाफा करती चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट से जाए बोली, जबकि बासित तो खुशी से उछल पड़ा, मगर इससे पहले वो अपनी खुशी का इजहार करता बासिल मौलवी साहब और मुजफ्फर साहब के हमरा इन सब के करीब आया। बासित बैठ जो, निकाह शुरू होने वाला है। बासिल रोबदार अंदाज में बासित को हुक्म देता मासूमा को हानिया के पास जाने का इशारा किया तो मासूमा बासिल का इशारा समझती इस बात में सर लाती हानिया की जानिब बढ़ गई। निकाह के बाद बासित और हानिया एक स्टेज पर मौजूद थे। इनके पास माहिन और मासूमा महब गुफ्तगू थी, जबकि कायम और बाजिल चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए करीबी खड़े थे। बाजिल की गहरी निगाहें पैर दर पैर मासूमा को अपने वजूद पर महसूस हो रही थी। जब निगाहें मिलती तो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। दादा जान दादी जान के हमरा स्टेज पर तशरीफ़ लाए। तकरीबन हर कोई स्टेज की जाने मतवज्जा था। मुजफ्फर साहब ने हानिया के सर पर शफकत भरा हाथ रखकर इसे दुआएं दी। सब कुछ कितना बदल गया है ना। मासूमा ने अपने बराबर खड़े बाजिल को आहिस्ती से मुखातिब के जो दादा जान को खुश दिली से मुस्कुराता देख रहा था। मासूमा की सरगोशी पर चौंका। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाजिल ने इसका हाथ नरमी से अपनी गिरफ्त में लेते हुए पूछा, मसलन दादा जान कितने बदल गए ना, और शिराजी हाउस के असूल भी। मासूमा ने निगाहें सामने रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। बाजिल ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा जहाँ मुजफ्फर साहब माहीन और मुजफ्फर कायम को मुस्कुराकर किसी बात का जवाब दे रहे थे। मैंने कहा था ना जाना, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाजिल ने अपनी निगाहें मासूमा पर रखते धीमी आवाज़ में कहा, जबकि मासूमा ने सामने देखते हुए पहले इस बात में सर लाया, फिर बाजिल का बाजू थाम कर इसे सामने मतवज्जा किया जहाँ मुजफ्फर साहब ज़िंदगी में पहली मरतबा अपनी बेटी नौशीन साहिबा को सीने से लगा इनकी पेशानी पर शफकत भरा बूसा दे रहे थे। ये मंजर वहाँ मौजूद हर शख्स को अश्क बार कर रहा था। अपने तमाम घर वालों के एक साथ खुश देखकर बाजिल के दिल में हर गोशे में सुकून उतर रहा था। जब इसकी निगाह आंखों में वीरानी लिए खड़ी शीरी साहिबा पर पड़ी, इनका अकेलापन देखकर बाजिल तड़प क्या खुद ब खुद कदम इनके जाने बढ़े। अम्मी, शीरी साहिबा को पुकारता हुआ इनकी जानिब बढ़ा, जबकि सालों से लफ्ज़ सुनने को तरसती शीरी साहिबा के दिल में सालों की आस पूरी हुई। वो मोहब्बत पाश निगाहों से बाजिल को देखने लगी, जो इनके पास आकर इनका हाथ थामे अपने लबों से लगा रहा था। आज मुझे माँ कहकर तुमने सारी ज़िंदगी की मेरी अजियत और तड़प ख़त्म कर दी बाजिल। नम आंखों समेत बाजिल की कुशादा पेशानी का बूसा देते शीरी साहिबा ने ममता भरा अंदाज में कहा, जबकि बाजिल ने आंखों में आई नमी छुपाने के लिए फ़ौरन बल के झपकी। मासूमा पहली बार बाजिल की आंखों में नमी देखकर खुद भी रो पड़ी। मैंने कहा था ना बाजिल शिराजी मेरी बहन के लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा। कायम की धीमी आवाज़ पर मासूमा ने नम आंखों से अपने करीब खड़े कायम को देखा, जब मासूमा को सीने से लगा रहा था। ठीक कहा था ना मैंने? मासूमा के हनूज खामोश सामने खड़े बाजिल शीनी साहिबा को देखते हुए दोबारा पूछा। तो मासूमा ने मुस्कुराकर सर को जंबिश दी और आंखें साफ करती मुस्कुराकर बोली, आपने सही कहा था भैया।
Beautiful ladies and cutest girls and the charming gentlemen, please listen to me. इस कदर उदासी और खुशी के मिले जुले लम्हात में बासित की शरारत भरी बुलंद आवाज़ ने तमाम मेहमानों से मेरे शिरारी हाउस के मकीनों को अपनी जाने मतवज्जा किया। प्लीज़ आज के लिए इतने ही इमोशंस बहुत है। मैं अपनी शादी की मूवी में अपने बच्चों को क्या क्या बताऊंगा ये सब दिखाकर। थोड़ा रहम करें मुझ दूल्हे पर, आज शादी है मेरी। अपने बालों को शरारत से खुजाता बासित खासी बुलंद आवाज़ में बोला कि वहाँ मौजूद हर जीरू खिलखिलाकर हंसने लगा। माहौल पर छाई उदासी मानित पड़ने लगी। हर नम आँख मुस्कुरा उठे। बस आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने सब बच्चों से, अगर मेरे बासित पुत्र की इजाज़त हो तो। मुजफ्फर साहब की बात पर सब इनके जाने मतवज्जा हुए। अरे दादाजान, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं। बासित सर को थोड़ा खम देकर बोला, बस आज अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्हें छोटे होकर मैं ज़िंदगी की खूबसूरती से रोशनास करवाया। मुजफ्फर साहब कायम और बासित को देखते हुए अपनी बात जारी रखते हुए बोले, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि ज़िंदगी रिश्तों को बेजा सख्ती से बांध कर महज इन्हें तकलीफ़ दी जाती है। और मुजफ्फर साहब ने मासूमा की जानिब देखा। मैं अपनी बीवी, अपनी बेटी और बहुओं से माफ़ी मांगता हूँ। बहुत ज़्यादतियाँ की है ना मैंने, शिकस्तदा लहजे पशेमानी ने दामद से कहते मुजफ्फर साहब की आंखें पुरना हुई। मुर्शिद साहब, रुखसती का वक्त हो गया, मेरे पोते का मजीद इम्तिहान मत ले, रहम करें इस पर। इस मरतबा दादी जान ने माहौल की उदासी को हल्के फुल्के मजाक के साथ ख़त्म किया, जबकि एक मरतबा फिर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। बासित ने बाकायदा कहका लगाया, जबकि हानिया शर्मा हया के बायस सुर्ख होती खुद में सिमट गई। हानिया को बासित के कमरे में लाने के बाद सब हंसी मजाक में मशगूल थे जब बासित हाथ में फ्रूट्स की प्लेट थामे मासूमा के करीब आया। जाना कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया। खिलाया तो था इतना आपने, और अब और नहीं प्लीज़, पहले खिला खिला कर मोटा कर दिया आपने। मासूमा मुंह बसोरती बोली, जबकि इसकी बात पर सब हंसने लगे, जबकि बाजिल ने इसे घूरा, मगर मासूमा बाजिल की घूरी को किसी खातिर में न लाई। अच्छा तुम थक गई होगी, चलो रूम में आराम करो चलकर। बाजिल इस पर इल्तिजाइया अंदाज में बोला। सुबह से निकाह की तैयारी में मासूमा लगी हुई थी कि अब थक गई होगी। बाजिल इसका ख्याल करता बोला, मगर इससे पहले मासूमा कुछ कहती बाजिल का मोबाइल बचा और वो कॉल यस करता सेलफोन कान से लेकर बाहर चला गया। इस पर मासूमा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बाजिल के पीछे बोली। बाजिल जब काल काटता मुड़ा तो सामने मासूमा को देखकर ठिठका, वो मुझे एक ज़रूरी काम से भी जाना होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बगैर तमहीद बांधे बासिल ने असल बात बता दी। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड, आप बेफिक्र होकर अपने मिशन पर जाएं, मैं अपना और हमारे बेबी का बहुत ख्याल रखूंगी। मासूमा अपने दिल की हालत पर काबू पाती बोली, जो बाजिल की लम्हा भर दूरी पर आमादा न था। यकीनन एक फौजी और सीक्रेट ऑफिसर की बीवी इन मुश्किलात से गुजरती थी। मासूमा अपने दिल को मजबूत कर चुकी थी, बिला सबब से बाजिल की कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनना था। थैंक यू जाना, मासूमा को सीने से लगाता बाजिल धीमी आवाज़ में बोला, बट जल्दी आइएगा, बेबी को अपने बाबा का बहुत वेट रहेगा। मासूमा बाजिल के सीने से सर उठाती हुक्मिया अंदाज में बोली, और बेबी के मामा को? बाजिल अपने भूरे बालों में उंगलियां फेरता आंखें सुकेट कर बोला, चले अब खैरियत से जाएं और खैरियत से आएँ। बाजिल की बात नज़रअंदाज करती मासूमा दुआ देती बोली, फिर बाजिल को भेजकर वो खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। अब महज बासित और हानिया कमरे में अकेले थे। बासित सच शुक्र करता, कमरा लॉक करता, शेरवानी का ऊपर वाला बटन खोलता, बेड पर सिमटी बैठी हानिया की जानिब बढ़ा। हाँ जी, तो कैसा लगा तीसरा खिताब? आई मीन आने वाली बेबी की चच्ची बनने का होता बहुत मुबारक हो स्वीट हार्ट। धर्म से बेड पर गिरते हुए बासित ने हंसते हुए कहा था, तुम एक नंबर के फजूल आदमी, इतनी जल्दबाजी दिखाने की क्या जरूरत है? सब क्या सोचते होंगे? हानिया मसनूई गुस्से से बोलती, आखिर में बासित को एक हल्का सा मुक्का मारती बोली, जुलम दुल्हन, ये सब यही सोच सालिम दुल्हन सब यही सोचते होंगे कि हानिया कितनी लकी है जिसे इतना रोमांटिक प्लस हैंडसम हस्बैंड मिला। बासित फर्जी कॉलर झाड़ता बोला, जबकि हानिया इस बार मुस्कुरा उठी। ये हुई ना नई नवेली दुल्हनों वाली बात। हानिया के शर्माकर मुस्कुराने पर बासित इसका हाथ थामते हुए बोला, आई लव यू हानिया, पता नहीं कब से, शायद जब पहली बार तुम्हें देखा था तब से। हानिया को अपने करीब करते बासित ने इसके कान में सरगोशी की। पहली बार बासित की गुर्बत इसका लमस महसूस करती हानिया का वजूद लरज उठा और वह सख्ती से आंखें मीच के, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरा साथ तुम्हें इज्जत मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ देगा। अपनी मोहब्बत की पहली मोहर हानिया की पेशानी पर सबत करता बासित यकीन से बोला, सच कह रहे हो ना? मर्द पर पहली बार इतबार करती हानिया लहजे में डर लिए बोली, मेरा साथ जल्दी तुम्हारे सारे डर दूर कर देगा, ये बासित शिराजी का वादा है अपनी बीवी से। वैसे बादल शिराजी अगर बासित शिराजी थी, बीवी बुरी इज्जत कोई नहीं करती। तूतला है तुम। हानिया के चेहरे को देखता बासित खुमारलूद अंदाज में गोया, इजाज़त है? फिर सरगोशी के साथ कमरे में मौजूद रोशनी गुल हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आज काफ़ी देर तबीयत बोझल होने के बावजूद माहीना किचन में खड़े होकर कायम की पसंद के खाने बनाए। कायम की इस कदर बेलौस मोहब्बत और इज़्ज़त मान का जवाब देना तो माहिन को नहीं आता था। इन चंद माह मगर वो छोटी मोटी कोशिशें करती रहती थी, जिससे कायम को अपनी मोहब्बत का एहसास बखूबी दिलाती थी। इन चंद माह में वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत और गुर्बत के इस कदर आदी हो गए थे कि चंद पल दूरी भी इन दोनों को जानलेवा लगती थी। अभी माहिन किचन से थक कर अपने कमरे में लेटी थी कि आकर बहुत करीब कायम की मौजूदगी का एहसास पाकर आंखें भागी, तो कायम अपने हाथों से इसके सुर्ख और सफ़ेद पैरों को नरमी से दबा रहा था।
कायम की इस हरकत पर माहीन उछल ही पड़ी थी, मगर कायम ने उसे दोबारा बेड पर डाल दिया। मुझे खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि मेरी खूबसूरत सी बीवी अपने इन खूबसूरत पैरों को सुबह से तकलीफ़ दिए किचन में खड़ी होकर मेरे लिए खाना बना रही है, तो मैं फ़ौरन अपनी जान की खिदमत में हाजिर हो गया। कायम चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट से जाए मोहब्बत से बोला तो माहीन के लब भी मुस्कुरा उठे। और आपकी खुफिया ज़राए हैं कौन जो मेरी मुखबरी FIA से कर रहे हैं? माहीन अब मुस्कुराहट दबाए के चेहरे पर भरपूर संजीदगी से जाए बोली, जबकि कायम के हाथ अभी भी माहीन के सुर्ख पैरों पर थे जिन्हें वो हल्का हल्का जंबिश दे रहा था। ये हमारी जॉब के खिलाफ है जाने मन कि मैं अपने बंदे का नाम बता दूं आपको। ये गद्दारी जेब नहीं देती मुझ जैसे ईमानदार बंदे को। माहीन अब कायम अब बेड पर माहीन के मजीद करीब होता नहायत मासूमियत से गोया हुआ, क्योंकि माहीन को अंदाज़ा हो गया कि ज़रूर बासित ने कायम को बताया वही ऐसी छोटी बड़ी शरारतें करता रहता था। आज तो कायम शिराजी साहब किसी और ही मूड में लग रहे हैं। खैरियत है? माहीन कायम की गहरी निगाहों को अपने वजूद पर महसूस करती मुस्कुरा कर बोली, माहीन आई वॉन्ट अ बेबी। मां सदके चली जाए, कोई गूगल क्रोम ते पिया या ऐप स्टोर ते पिया माहीन डाउनलोड करके दे दे इन्हू। माहीन की कमर के गिर्द अपना हसार बनाते हुए कायम ने मोहब्बत से चूर अंदाज में इसके कान में सरगोशी की, जबकि माहीन तो कायम के हुक्मी अंदाज पर कहका लगा उठी, जबकि कायम ने खिफ्फत से माहीन को देखा जो इसकी खूबसूरत ख्वाहिश का मजाक उड़ा रही थी। अगर मैं कहूँ कि आपकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है तो? माहीन अब चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट से जाए बोली थी। कल रात से इसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और वो जानती थी कि इसकी क्या वजह, इसलिए पहली फुर्सत में डॉक्टर से तस्दीक की और तस्दीक होने पर कायम की खबर देने के लिए कुछ मशक्क़त से अपने हाथ के खाने बनाए ताकि खबर खाली खोल न दे। क्या मतलब? माहीन की जुबानी मुस्कुराहट और बात सुनकर कायम ने बेयकीनी की कैफियत में उजलत में पूछा, जिसके जवाब में माहीन ने सर को कायम के सीने पर टिका दिया। माहीन आप सच कह रही हैं? मेरा मतलब है मैं और आप। ओह सच में क्या? कायम पुरजोश अंदाज में माहीन के दोनों बाजू थामे पूछ रहा था, जबकि माहीन ने सर को इस बात में जंबिश दी और मुस्कुराकर फिर से कायम के सीने से लग गई। माहीन आज आपने बहुत बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। थैंक यू जाने मन, थैंक यू। कायम खुशी से माहीन के पेशानी पर बूसा देता हुआ गोया हुआ। नहीं कायम, शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। इतनी खूबसूरत ज़िंदगी का तसव्वुर कभी नहीं किया था मैंने। आपने खानजानी रंजिशों के बावजूद मेरा हाथ थामा। बाबा ने मुझे बताया कि पप्पू कितनी मजबूरी में इनके दर पर आई, मगर बाबा ने खाली हाथ लौटा दिया। अगर इस वक्त पापा इनका साथ देते तो आज शायद वो ज़िंदा होती। इस सब के बावजूद आपने मुझे अपना लिया, वरना मुझे लगा था कि आप हमारा निकाह ख़त्म कर देंगे। माहीन कायम की आंखों में तकती अपना खदशा जाहिर करती बोल रही थी, ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में होती है माहीन। अम्मी की ज़िंदगी जितनी थी इतनी जी इन्होंने, मगर अजियत इस बात की कि जितनी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने वो उससे सख्त से सख्त गुजारी। और ये दुख भी बहुत है कि अगर मामू इस वक्त इन्हें पनाह दे देते जब वो बड़े मान से अपने भाई के घर गई थी, मगर हमारे माशरे में बेटी को रुखसत करते वक्त इसके कान में सूर फूंका जाता कि तुम्हारा जनाजा ससुराल से निकलना चाहिए। इस नसीहत की मिसाल मेरी माँ साबित हुई। मगर हैरत है, ऐसी दकियानूसी किस्म की बातों पर मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर बेटी की शादी की है तो कम अज़ कम इतना ख्याल तो रखो वो किस हाल में रह रही है, ना कि बोझ की तरह एक बार उतार के फेंक दो फिर पलट कर इसकी खबर ही ना लो कि वो कैसे रह रही है। औरत के लिए मैका सतून की मानिंद होता है। जैसे छत को मजबूत रखने के लिए सतून अहम है, इसी तरह औरत के पाँव ससुराल में मजबूत रखने के लिए ऐसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो अपनी बहन या बेटी का चंद दिन वाला हाल अहवाल तो पूछे। मगर अफसोस मेरी अम्मी भेड़ चढ़ गई। अपनी माँ के जिक्र पर कायम के चेहरे पर अजियतनाक तासुर माहीन को तड़पने पर मजबूर कर गया। कायम के हाथ पर अपना हाथ रखकर माहीन ने से जैसे तसल्ली ली। एक बात पूछूं आपसे? कायम की सुर्ख आंखों में देखती हुई पूछ रही थी, जबकि कायम ने मुस्कुराकर महसर हिलाकर इजाज़त दी। आपने बाबा को माफ़ कर दिया? हाँ। माहीन के डर कर पूछने पर कायम ने इसकी रुखसार को नरमी से छूकर एक लफ्ज़ी जवाब दिया। और मासूमा ने? माहीन ने फिर से सवाल दागा। हाँ। इस पर कायम ने हाँ को जंबिश दी। आपको कैसे मालूम? कायम के कहने यकीन से कहने पर माहीन ने चौंक कर इसे देखा। अपनी बहन को जानता हूँ मैं, वो मुनाफिक नहीं है। जब पहली मरतबा आपसे मिली थी इसी वक्त मामू की जानिब से अपना दिल साफ़ कर चुकी थी। बेशक वो गुस्से की तेज़ है, जो दिल में आता बोल देती, मगर साफ दिल है, वो माफ़ कर चुकी है, आप बेफिक्र है। वो संजीदगी से कह रहा था, जबकि माहीन ने इसकी बात पर सर हिलाया। आप इतने अच्छे कैसे हैं कायम? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? माहीन ने साहब को इससे पूछा, जबकि माहीन की बात पर कायम के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। खुदा का करम और आपके नसीब, वो माहीन को देखता मुस्कुरा कर बोला। शुक्र है कायम कि आप अपने बाबा जैसे नहीं, और ना आपने मेरे बाबा की गई ज़्यादती का बदला मुझसे लिया। अल्लाह आपका बहुत शुक्र है कि मेरे नसीब में कायम जैसे शौहर लिखे। कायम को मोहब्बत और शक्कर भरी निगाहों से देखती वो दिल में सोच ली, चले माहीन अब गुड न्यूज़ सेलिब्रेट करते हैं। माहीन को हनूस खामोश देखकर कायम अब लहजे में शरारत समाये माहीन के लबों को गहरी निगाहों से तकता कह रहा था, जबकि माहीन ने से चौंक कर देखा। शराफत से बाहर चले डिनर के लिए। माहीन अब कायम को घूरती तहकमाना अंदाज में कहती उठ खड़ी हुई। हाँ चलें, पहले ये न्यूज़ सबको देते, फिर आराम से रूम में आकर सेलिब्रेट करेंगे। कायम भरपूर संजीदगी से अपना मंसूबा माहीन की गोश गुजार करता उठ खड़ा हुआ, जबकि माहीन इस बार अपनी मुस्कुराहट न रोक पर खिलखिलाकर हंसती कायम के सीने पर हल्की सी चपत लगाती आगे बढ़ गई, जबकि कायम कहका लगाता इसके पीछे चल पड़ा। आप आ गए?
وہ نم بالوں کو تولی سے خشک کرتی واش روم سے نکلی تو سامنے بیڈ پر بازل جوتے پہنے پاؤں لٹکائے آنکھیں مدے لیٹا ہوا تھا، جبکہ اس کے سینے پر چند ماہ کی خوبصورت سی بچی لیٹی ہوئی تھی۔ معصومہ کی آواز پر بازل نے آنکھیں کھول کر ایک مسکراتی نگاہ معصومہ پر ڈالی، پھر سے آنکھیں موند کر ایک حال مشل کے گرد حمائل کر لیا۔ بادل چند دن سے اپنے کسی مشن کے پاس گھر نہیں آیا تو آج آیا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تو اب اس کی عادت میں شامل ہو گیا، تو اگر باہر سے آتا تو کافی دیر یوں ہی مشل کے ساتھ گزارتا۔ معصومہ بھی یونیورسٹی سے آ کر مشل کو سلا کر فریش ہونے گئی تھی، اب تولیہ رکھتی قدم قدم چلتی بیڈ کی جانب بڑھی اور بازل کے قدموں میں چھک کر اس کے جوتے اتارنے لگی۔ جب بازل نے اپنے پیروں پر نرم لمس محسوس کیا تو فوراً آنکھیں کھولی۔ جانا ایسے نہیں کیا کرو پلیز۔ بازل مشل کو سینے سے لگائے بیٹھ گیا تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے اس نے معصومہ کی کلائی نرمی سے تھام کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ نرمی سے گویا ہوا تھا، اب وہ معصومہ کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا رہا تھا۔ آپ خدمت بھی نہیں کرنے دیتے مجھے، ثواب کیسے ملے گا بھلا مجھے؟ معصومہ بازل کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ حمائل کرتی منہ بسوڑتی بولی تھی، جبکہ بازل اس کی بات اور اس کے انداز پر مسکرایا۔ خدمت کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں جانا۔ بازل اپنی گود میں لیٹی ہوئی اپنی نین نقش والی مشل کو سرخ و سفید رخساروں پر نرمی سے بوسہ دیتا ہوا ایک نظر معصومہ کے بغیر دوپٹے کے وجود پر گہری نگاہ ڈالتا زومانی انداز میں گویا ہوا، جبکہ معصومہ کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے تھے۔ وہ بازل کی شوخ نگاہوں سے بچتی اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند کی۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ وہ ہنوز آنکھیں میں ہلکا سا مسکرا کر بات بدلتی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، بازل نے یک لفظی جواب دیا اور اپنا بازو معصومہ کی نرم و استحقاق بھری گرفت سے نرمی سے نکال کر اب اس کی نازک کمر کے گرد حمائل کر لیا۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ معصومہ بازل کی گود میں سوئی ہوئی مشل کو دیکھتی مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ میرے ارادے تو بہت نیک ہے جانا، مگر تم نے، وہ زومانی انداز میں کہتا معصومہ کے بالوں پر لب رکھتا بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ معصومہ کے لب بازل کی بات سمجھتے ہوئے خود بخود مسکرائے وہ بازل کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ اب ایک بیٹی کے بابا ہیں آپ، تو تھوڑی بہت شرم کر لیا کریں۔ معصومہ بازل کی سفید رنگ کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچتی آنکھیں موند کر بولی۔ اس کی بات پر بازل کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ دھر آئی۔ جانا تمہاری جیسی حسین بی بی پہلو میں ہو تو میرے جیسا شریف بہک ہی جاتا ہے۔ بازل اب سوئی ہوئی مشل کو بیڈ پر آرام سے لٹا کر معصومہ کو خود میں بھیجتے بوجھل انداز میں بولا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے معصومہ کی دھیمی آواز نے خاموشی میں ارتعاش پیدا کیا۔ سنیں؟ وہ دونوں آنکھیں موند ایک دوسرے کی دھڑکن کو محسوس کر رہے تھے جب معصومہ دھیمی آواز میں گوئی۔ جی جانا؟ بازل نرمی سے اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے بند آنکھوں سمیت بولا۔ سنڈے کو مجھے اپنے لیے اور مشل کے لیے شاپنگ آپ کے ساتھ کرنی ہے، آپ کب لے کر جائیں گے ہمیں؟ معصومہ دھیمی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ جانا جب آپ حکم کریں۔ ماں صدقے چلی جائے، ایڈا بھی چنگا نہ بان ادھر ویچ وٹ کے کھائے نہیں۔ بازل سرشاری سے لہجے میں محبت سے گویا ہوا۔ بازل کے محبت سے چور انداز پر معصومہ کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بلا شبہ بازل کی عزت و محبت والی قربت نے اس کی زندگی حسین سے حسین تر کر دی تھی۔ جب امید سے تھی بازل نے اس کا کس قدر خیال رکھا، بلکہ سارے گھر والوں نے معصومہ کو پلکوں پر بٹھایا۔ وہ دن رات اپنی خوش بختی پر اپنے خدا کا شکر ادا کرتی۔ بلا شبہ بازل جیسا محبت عزت دینے والا ہم سفر پا کر وہ تو اپنی خوش قسمت پر رشک کرتی تھی، بلکہ لوگ بھی رشک کرتے تھے۔ معصومہ کو چند ماہ پہلے مشل کی پیدائش کا وقت یاد ہے، جب اس کی حالت بگڑی۔ بازل کس وقت پریشان ہو گیا جب بیٹی پیدا ہونے کی خبر اسے ملی تو بے اختیاری سجدہ شکر میں جھکا تھا۔ اسے دیکھ کر مظفر صاحب سمیت شیرازی ہاؤس کے تمام مکینوں کی آنکھیں نم ہوگی۔ جانا کہاں کھو گئی ہو؟ معصومہ کا ہنوز میں خاموش پا کر بازل نے اسے نرمی سے اپنے سینے سے جدا کیا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پوچھنے لگا۔ معصومہ بازل کے پکارنے پر چونکی تھی۔ آئے آج تو ڈبل ایپیسوڈ جڑی ایپیسوڈ ہوگی، دیکھ لو اگر ایک دن کے گیپ سے آئی ہے تو دیکھ لو لمبی ایپیسوڈ ہے۔ خدا آپ جیسا شوہر اور باپ ہر لڑکی کو دے۔ معصومہ کی آنکھوں میں نمی آئی، بھرائی آواز میں بولی۔ جانا پلیز، تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا میں۔ بازل اپنے ہاتھوں کی پوروں سے نرمی سے اس کے گال پر آیا آنسو صاف کرتا آہستگی سے بولا۔ میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جس نے مجھے قائم بھائی جیسے بھائی دیے، جنہوں نے باپ کی بھی کمی پوری کی میری، اور آپ جیسا شوہر جس نے محبت سے پہلے عزت دی مجھے۔ معصومہ بازل کی بھوری داڑھی پر اپنی نرم و نازک انگلیاں پھیرتی بھیگی آواز میں بولی۔ تم اور مشل ہی تو میری زندگی ہو جانا۔ تمہاری آنکھوں میں آئے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، تمہارے شوہر ہونے کے باعث تمہاری ہر تکلیف اور آنسو کا جواب دے میں خدا کے آگے۔ بازل معصومہ کے چہرے کے نقوش اپنے لبوں سے مس کرتا محبت بھرے انداز میں گویا ہوا تھا، جبکہ معصومہ کو ہمیشہ کی طرح بازل کی عزت و محبت بھرے الفاظ نے سرشار کیا۔ دل میں سکون ہی سکون اترا تھا۔ ہر مرد اتنی عزت کیوں نہیں کرتا عورت کی؟ ہر باپ اتنا پیار کیوں نہیں کرتا اپنی بیٹی سے؟ معصومہ کی بھیگی درد بھری آواز پر بازل تڑپ گیا۔ بے اختیاری اس نے معصومہ کی پیشانی پر لب رکھتے اسے سینے سے لگایا۔ چند پل سرکے تھے۔ بازل نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی سرخ نم آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا معصومہ کی بات کا اشارہ اپنے باپ کی جانب تھا، جس نے نہ کسی عورت کی عزت کی، نہ بیٹی کو پیار دیا۔ ہر مرد کا اپنا ظرف ہوتا ہے جانا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس میں تربیت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، مگر صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے ہر نیک اور وفادار نہیں ہوتی عورت نیک اور وفادار نہیں ہوتی، اسی طرح ہر مرد اعلیٰ ظرف اور شریف نہیں ہوتا۔
میں قائم اور باسط اسی مظفر شرازی کا خون ہے جن کا خون ہمارے باپ میں، تربیت بھی انہیں کے ہاتھوں بھی، مگر ہم تینوں نے اپنے باپ کی بری صحبتوں سے سبق حاصل کیا۔ ان کے جیسا بننے کی بجائے ہم تینوں ان کے برعکس ہیں، خدا کا شکر ہے۔ باسل دھیمی آواز میں مضبوط انداز میں کہتا، ایک مرتبہ پھر معصومہ کو سینے سے بھینچ چکا تھا۔ چند پل سرکے تھے جب مشل کے رونے کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ باسل نے جھک کر مسکراتے ہوئے معصومہ کو نرمی سے اپنے بائیں بازو کے حصار میں لیا، جھک کر مشل کو اپنے دائیں بازو میں لے کر گود میں لے لیا۔ معصومہ اب نم آنکھوں سے باپ بیٹی کے لاڈ دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں آپ پہلے ایسے مرد ہیں جو بیٹے کی خواہش کے بجائے بیٹی کی پیدائش پر دل سے خوش ہوئے۔ معصومہ نگاہیں باسل اور مشل پر رکھتے ہوئے لہجے میں محبت و عقیدت سمائے گویا ہوئی، جبکہ معصومہ کی بات پر باسل کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ بکھری۔ بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، بے شک خدا جس سے خوش ہوتا ہے اس کے گھر اپنی رحمت بیٹی کی صورت بھیجتا ہے۔ بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہوتی ہے، نعمت کا حساب ہوگا جبکہ رحمت کا ثواب ملتا ہے۔ بیٹیاں قلب کا سکون ہوتی ہیں جانا، یہ مشل کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں لے کر احساس ہوا مجھے۔ جب میں تھکا ہوا آتا ہوں خطروں سے لڑ کے تو اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر سکون مل جاتا ہے۔ بیٹی سے محبت کیسے کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کر کے احسن طریقے سے بتلا دیا۔ ہر مسلمان بخوبی جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب گھر تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم میں اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتے تھے، اور اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بیٹیوں کے حق تک ادا نہیں کر پاتے۔ اپنی بیٹیوں سے تو پھر بھی سب محبت کرتے ہیں، مگر دوسروں کی بیٹی کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا۔ تکلیف سب کو ہوتی ہے، درد سب کو ہوتا ہے، مگر محض اپنی بیٹی کا۔ باسل اذیت بھری آواز میں کہتا، آنکھوں میں ایک سرد داغ بھرتا خاموش ہوا تھا، جبکہ معصومہ نے اپنی بھیگی پلکوں اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور باسل کی مزید قریب ہو کر اس کے گال پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا۔ آئی لو یو مشل کے بابا۔ معصومہ کی اس مدھم سرگوشی نے باسل کو دل و جان سے مسکرانے پر مجبور کیا۔ آئی لو یو ٹو مشل کی ماما۔ معصومہ کے لبوں کو والہانہ انداز میں تکتے باسل بے حد محبت سے بولا، جبکہ باسل کی نگاہیں اپنے لبوں پر محسوس کرتی معصومہ دلکشی سے مسکراتی باسل کا اشارہ سمجھتی اس کے لبوں پر جھک گئی، جبکہ باسل پہلی مرتبہ معصومہ کی اس پیش رفت سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ معصومہ کا نرم استحقاق بھرا لمس اپنے لبوں پر محسوس کرتا مسکرایا، اور اس کی گود میں موجود ننھی سی مشل اپنے باپ کے سینے سے لگ کر ایک مرتبہ پھر سو گئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری جو ناول ہے وہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول کا نام ہے تو رنگ دے، ریٹن بائی فاطمہ کا یہ ناول ہے۔ آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اب آپ کو میری آواز تھوڑی سی لگ رہی ہوگی، میں ساتھ ساتھ کھا بھی رہی ہوں، تو میرا تو ٹائم بھی ٹو مچ ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ اب میری بے عزتی شروع ہو جانی ہے کیونکہ میرا دودھ گرم ہو کر تو چلا گیا ہوگا، میرے گلے میں بڑی درد ہو رہی تھی، میں کہا جو گرم دودھ پی لوں گی۔ میرے پاس وقت کم ہوتا ہے، میرے گھر والوں نے کھانے والی چیزیں کی لسٹ لمبی رکھی ہوتی ہے تو وہ میں کھا نہیں سکتی، تو پھر میری بے عزتی ہوتی ہے، تو وہ بس بے عزتی پروف ہو تو میں گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے اجازت ہے۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ یا اس کی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت سارا خیال رکھیں اپنا۔